उसने अपना बदला हुआ हाथ उठाया, राक्षस के जबड़े बंद करने को तैयार। मेरे रास्ते में मत आओ, सब ध्यान दें। तुरंत बाद उसने अपनी नीली जलती भुजा सीधे उसके मुंह में डाल दी। मैं प्रदर्शन की परेशानी में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन अगर मैं सर्वनाश रोकना चाहता हूं तो सिर्फ मेरे मजबूत होने से काफी नहीं होगा, दूसरों को भी ताकतवर बनना होगा। इस सोच के साथ शिंकुन का बायां चेहरा बदल गया। उसकी बाईं आंख अजीब और ठंडी नीली रोशनी से चमकने लगी। मैं दिखाता हूं, उसने खुरदुरी आवाज में रुककर कहा। राक्षस की असली ताकत कैसी होती है? उसी समय उसके बाएं हाथ ने, जो राक्षस के मुंह में था, रूप बदलना शुरू किया, मुंह को अंदर से फाड़ते हुए। चौथे क्रम के राक्षस की तरह शक्ति पूरी तरह से मुक्त हो गई। उसके हमले से उत्पन्न जबरदस्त शक्ति ने नी यांग और अन्य लोगों को चौंकाकर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वह जो आभा छोड़ रहा है वह भयानक है। शांगुआन कुई की आंखें फैल गईं। उसका हमला राक्षसों से भी ज्यादा ताकतवर है। यह कैसी अलौकिक शक्ति है? अनुभवी चिंगची भी स्तब्ध हो गए। वह तो राक्षस के समान है। इस बिंदु पर जिंगकुन का बायां हिस्सा पूरी तरह बदल गया था। उसका हाथ मोटा था और नीले अग्नि धब्बों से ढका था। उसके हाथ में चमकदार पंजे उगाए थे और उसकी बांह से दरांती जैसी नोक बाहर निकली थी, जो चौथे क्रम का रूप दिखा रही थी। उसे इस हालत में देखकर राक्षस ने तुरंत उसे अपने जैसा समझा। उसने गुस्से में मुंह खोला और राक्षसों की भाषा में गरजा, गद्दार नहीं चलेगा। शिंगकुन ने हाथ लापरवाही से हिलाया और उनकी भाषा में कहा, तुम्हें यहां कुछ कहने का हक नहीं। उसने हाथ उठाया और नीली ज्वाला को जीवंत कर दिया। प्रभु की ज्वाला। फिर उसने पूरी ताकत से राक्षस पर वार किया। ज्वाला भड़क उठी और उसे निगल गई। पायरोब्लास्ट। राक्षस ने सिर पीछे किया और दर्द से चिल्लाया। उसी समय चिंगकुन उसके सामने कूद गया। उसने हाथ घुमाया और जोरदार मुक्का मारा जो राक्षस के शरीर में धंस गया। किंगकुन ने उसे देखा और धीरे से कहा, पायरोब्लास्ट, भीतर से फट जाओ। उसके आदेश पर नीली लपटें आकाश में उठीं, क्षेत्र को रोशन कर राक्षस को घेर लिया। शांगुआन कुई, नी यांग और लिनशी बस सामने के दृश्य को खाली निगाहों से देख सकते थे। उनके मन में एक सवाल उभर रहा था। उसके हाथ ने राक्षस का सिर चीर दिया। नीली लपटों ने उसे जलाया। राक्षस का घाव उम्मीद से कम था, लेकिन जब उन्होंने उस सिर को देखा जिस पर उसने वार किया था, तो वह विचार तुरंत छोड़ दिया। वह गायब था। नहीं, ये राक्षस बहुत तेजी से पुनर्जीवित हो रहा है, जैसे टेरा ड्रैक, लेकिन इसकी शक्ति और रक्षा टेरा ड्रैक से अधिक मजबूत हैं। तभी उसका एक सिर घूमकर हवा में किंगकुन पर वार करने लगा। नीचे लोग डर से चिल्लाए, नीली ज्वाला। एक पल बाद नीली रोशनी चमकी और शांगुआन कुई के पास उतरी। उसने मुड़कर पूछा, आप ठीक हैं? जिंगकुन ऐसे खड़ा रहा जैसे कुछ हुआ ही न हो, और उसने स्थिति का खुद विश्लेषण किया। इसका हमला और रक्षा दोनों मजबूत हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसकी आत्म पुनर्प्राप्ति अविश्वसनीय है। तो भले ही आप इसे चोट पहुंचा सकते हैं, यह बेकार है। उसने सोचा, जब राजा की शक्ति काफी होती है तो यह जल्दी पुनर्जीवित हो सकता है। उसने फिर से बाएं हाथ को उठाया ताकि राक्षस के काटने को रोक सके और समझाना जारी रखा। अगर आप सोचते हैं कि यह ताकतवर है तो जान लें कि और भी राक्षस हैं जो इससे ज्यादा शक्तिशाली हैं। जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा। जब शिंगकुन ने कहा तो चिंगची भी ठंडे पसीने में आ गया। क्या सच में ऐसे राक्षस हैं? जब शिंगकुन ने दृढ़ता से कहा कि बहुत हैं, तो उसने आंखें संकीर्ण कर लीं, पुतलियां सिकुड़ गईं। शांगुआन कुई अब उलझन में उसे और नीली ज्वाला कहने से रोकने लगा। अब कहना बेकार है, साथ मिलकर काम करें, शायद उम्मीद की किरण दिखे। शिंगकुन असामान्य रूप से शांत था। उसने आंखें बंद कर लीं, हमला कर रहे राक्षस को नहीं देखा और कहा, इसकी जरूरत नहीं। जब उसने आंखें खोलीं तो उसकी आंखें ठंडी हरी रोशनी से चमक रही थीं। अब मैं दिखाऊंगा कि राक्षसों को कैसे हराते हैं। शिंगकुन ने बायां हाथ उठाया और राक्षस के मुंह में नीली आग छोड़ी। याद रखना, अगर इस दुनिया की रक्षा करनी है तो भविष्य में मुझसे अधिक शक्तिशाली बनो। गुआनकुई ने चौंक कर पूछा, क्या? उसकी लपटों ने राक्षस को पीछे धकेला। चिंगकुन ने हाथ खींचा और डोमेन को समझने की कोशिश की। जैसे ही उसने बात खत्म की, उसका बायां हाथ नीली आग में लिपट गया। उसने चिल्लाया, कमांड डोमेन। किंगक्यू की आंखें देखकर चौड़ी हो गईं। लिनशी ठंडे पसीने में डूबे और चुपचाप निकल गए, जबकि गुआनकुई हैरान रह गई। नीली लपटें शिंगकुन की बांह से फैल गईं और उसकी आंखों में भयानक चमक थी जब राक्षस जीन उसके अंदर जल रहे थे। दो जीवनों की आत्माओं पर निर्भर होकर वह अपने पिछले जीवन के राक्षस प्रभु की ताकतवर चाल का अस्थायी उपयोग कर सकता था। नरक निगलने वाला क्षेत्र। एक नीला प्रभामंडल सुरक्षात्मक फिल्म की तरह फैलने लगा। तब तक यह गुआनकुई को घेर चुका था, जो स्तब्ध थी। उसका क्षेत्र। अगले पल नीली रोशनी चमकी। अब वे पांचों नीली ढाल के अंदर थे। ऊपर देखकर चौंक गए। उसने हम सबको इतनी जल्दी घेर लिया। लिनशी ने हैरानी से कहा, हवा में तैरते प्रकाश के कणों को छूने के लिए हाथ बढ़ाते हुए। उसकी आवाज हैरान थी। क्या आप सब महसूस कर रहे हैं? उसने तत्वीय शक्ति को सक्रिय करना चाहा, लेकिन वह तुरंत गायब हो गई। हवा में सभी धातु तत्व गायब हो गए हैं। किंगक्वे की भौहें सिकुड़ गईं। चेहरा गंभीर था। लगता है उसने कारण समझ लिया और जवाब दिया, यह सिर्फ धातु तत्व नहीं है, उसके क्षेत्र ने सभी तत्व निगल लिए हैं। अब यहाँ केवल उसका अग्नि तत्व बचा है। सच में नीली आग की चमक फैल रही थी उन्हें घेरते हुए। यह देखकर किंगचे ने चेतावनी दी, सब लोग खुद पर नियंत्रण रखें। अगर आप अपने शरीर की तत्वीय शक्ति निकालेंगे तो वह तुरंत निगल ली जाएगी। नीले बालों वाले व्यक्ति ने देखा। ठंडे पसीने में भीगते हुए उसने अविश्वास से कहा, वह अपने क्षेत्र का शासक बन जाता है। इसके अंदर मैं लड़ नहीं सकता। मैं जितना दूर हो सके भाग सकता हूं। लेकिन गुआनकुई ने असहमति में सिर हिलाया और कहा, तुम गलत हो। आपके पास भागने की जगह नहीं है। अगर कोई इसे व्यापक दृष्टिकोण से देखता तो जिंगकुन की सीमा बड़े जबड़े जैसी थी, जिसमें तेज दांत थे जो उन्हें निगलने को तैयार थे।
जैसे ही क्षेत्र ने हमें घेरा, हम उसके मुंह में थे। इस बीच राक्षस भी उसके क्षेत्र से ढका था और वह पागलों की तरह गरज रहा था, जैसे कि विरोध कर रहा हो। लेकिन यह झिंकुन की ताकत के सामने बेबस था। नियांग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सका और चिल्लाया, राक्षस भागने की कोशिश कर रहा है। वह दर्द में चिल्लाया, धीरे धीरे पीछे हटते हुए। लेकिन उसका पिछला हिस्सा क्षेत्र की सीमा से रुक गया, जिससे वह हिल नहीं सका और किनारों के दांतों से घायल हो गया। राक्षस के लिए इतनी छोटी जगह बहुत तंग थी। इसे बेतहाशा खरोंचते और संघर्ष करते देख, फिर भी फंसा देखकर लोग चिल्लाए, यह क्षेत्र से नहीं बच सकता। क्षेत्र का किनारा जबड़ों जैसा था। जो भी चीज पास आई निगल ली गई। शिंगकून ने राक्षस के इरादे समझ लिए थे। उसने तुरंत और आग छोड़ी जो उसे घेर रही थी। 3 सिर वाला राक्षस। भागने की मत सोचो। राक्षस आग से घिरा था, गुस्से में गरज रहा था, लार टपका रहा था। क्षेत्र की सीमाएं सिकुड़ने लगीं, जिससे उसे एक जगह सिमटना पड़ा। राक्षस कट गया। नीले बालों वाला व्यक्ति यह देख स्तब्ध रह गया और फिर अविश्वास में ऊपर देखा। जब आप इस क्षेत्र से ढक जाते हैं तो क्या अंदर कोई जीवित चीज बच सकती है? उसी समय क्षेत्र के नुकीले किनारे राक्षस को अंधकार में निगलने लगे। उसके सवाल की पुष्टि में अन्य लोग चिल्लाए जब क्षेत्र सिकुड़ता गया। जैसे ही यह राक्षस के मांस को छूता, नीली लपटें भड़क उठीं। आग और तेज हो गई। कुछ देर बाद लपटें शांत हो गईं। क्षेत्र, जैसे नरक का मुंह, धीरे धीरे बंद हो रहा था, एक स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हुए। भयानक अग्नि का समुद्र राक्षस को निगल रहा है। नियांग स्तब्ध थे, बोले, कितना शक्तिशाली। मैं सोचता हूं कि ब्लू फ्लेम इस क्षेत्र को क्या कहता है। शायद इसे राक्षस निगलने की आग नाम देना चाहिए। पास में किंगचे ने उसे तिरस्कार से देखा। नियांग, तुम स्कूल में आलसी थे और अब डिप्टी चीफ हो, फिर भी वैसे ही हो। घूरना बंद करो और चुपचाप देखो। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे कोई देख सके। यह सुनकर वह सिर हिला सकता था। जी हां। फिर सबने ध्यान लड़ाई पर लगाया। शिंगकुन अपनी चमकती भुजा से राक्षस पर तेजी से आग बरसा रहा था। नीली ज्वाला का क्षेत्र बहुत ताकतवर था। दुश्मन अनजाने में उसके विशाल जबड़े में गिर जाते थे। राक्षस की आत्म उपचार क्षमता चाहे कितनी भी तेज हो, वह जलने की गति से नहीं मिल सकती थी। पीछे से उसकी पीठ देखते हुए किंगक्वे के मन में एक विचार आया। यह सच लगता है। 20 साल पहले जब मानवता और राक्षसों के बीच निर्णायक लड़ाई का आखिरी पल था, तब उस 5 सितारा राक्षस ने 5 सबसे ताकतवर ट्रांसेंडेंट्स को मार डाला। उस समय का दृश्य उजाड़ खंडहर जैसा था। नीली लपटों के बीच एक राक्षस खड़ा था। अब के दृश्य से उलट युवा चिंगचे ने वह पल देखा था। उस समय वह दूर था और साफ नहीं देख सका, लेकिन उसने अचानक उस 5 सितारा राक्षस की छवि को इस पल के शांगखून से जोड़ दिया। मुझे साफ याद है, वह राक्षस का क्षेत्र अब की ब्लू फ्लेम जैसा ही शक्तिशाली और प्रभावशाली था। थोड़ी देर बाद नीली आग की चमक धीरे धीरे मुरझा गई। यिंगकुन थका हुआ और कमजोर लग रहा था। भूखे भूत की तरह चिल्लाया, मैं भूखा हूं। राक्षस के जीन अभी भी इतने मजबूत नहीं हैं। दानव निगलने की आग बहुत ऊर्जा लेती है। अगर मैंने कुछ खाकर पेट नहीं भरा तो वे छोटे लोग बच नहीं पाएंगे। फिर भी उसने बहादुरी का चेहरा बनाए रखा, अपनी शांत और आकर्षक छवि बनाए रखी। हालांकि उसका रंग फीका पड़ गया था। अंत में उसने अपने बदले हुए हाथ को बढ़ाकर उस 3 सिर वाले राक्षस को निगलने का निर्णय लिया, जो अभी काले धुएं में बदल गया था। उसने राक्षस की भाषा में कहा, मेरा खाना बन जाओ। मौत को करीब देख वह भाग नहीं सका और शब्दों से उग्रता से विरोध किया, असंभव। तुम तो 4थे रैंक के हो। 5वें रैंक के राक्षस की ताकत कैसे ले सकते हो? शिंगकून चिढ़ाने के मूड में था। राक्षस की भाषा में बोला, सोचो। नीली लपटें धीरे धीरे उसके सिर पर छा गईं। उसकी नारंगी आंखें राजा की शक्ति के बिना कांप रही थीं। शांगकुन ने इसे पूरा नहीं होने दिया। उसकी नीली लपटें फिर से भड़क उठीं और राक्षस को निगल गईं। असंभव। उसकी आवाज धीरे धीरे मंद पड़ गई। काला धुआं धीरे धीरे गायब हो गया। बस एक अनिच्छुक आवाज रह गई, मैं कभी तुम्हारे हाथों में नहीं आऊंगा। बेफिक्र होकर शिंगकुन ने अपनी बदली भुजा में शक्ति बहने दी। उसकी आंखें चौड़ी और ठंडी हरी रोशनी से चमक रही थीं। यह आपके बस की बात नहीं। उसने मुट्ठी भींची और एक विशाल अग्निस्तंभ फूट पड़ा, जिसने राक्षस को भस्म कर दिया। एक रक्त शीतल चीख गूंज उठी जब नीली आग का स्तंभ आकाश की ओर बढ़ा। बाकी लोग सामने के दृश्य से हैरान थे। आग का ऊंचा स्तंभ पूरे जिले को दिन जैसा रोशन कर रहा था। फिर भी खाली सड़कों पर कुछ ही लोगों ने देखा, लेकिन किंगकुन के हॉस्टल में ज्यू, जाओशेंग और शाओदाओ उस चमक से खिंच गए। कैंपस के बाहर खड़े कुछ छात्रों के समूह ने भी आग के स्तंभ को देखा। नीली लौ। उसी वक्त एक लाल सुपरकार सड़क पर तेजी से दौड़ी और आदेश पर थम गई, रुक जाओ। शीजी का चेहरा गंभीर था जब उसने दरवाजा खोला और बाहर निकला। कई किलोमीटर दूर से भी वह नीली आग के स्तंभ को देख सकता था। उसने खेद से आह भरी, क्या भयानक आभा है। काश मैं इसे अनुभव कर पाता तो शायद साधना में कुछ अंतर्दृष्टि मिलती। उनका अधीनस्थ भी कार्य से बाहर आया और कहा, शायद अब कम छात्र बचे हैं जो इस आभा को महसूस कर सकते हैं। अब से ट्रांसेंडेंट अकादमी को अपनी पुनर्निर्माण के लिए डीन फैन पर निर्भर रहना होगा। युवा मालिक, चलिए घर चलते हैं। लेकिन इन शब्दों ने शीजाई को नहीं हिलाया। उसका चेहरा गंभीर और विचारशील था। अंततः कोई विकल्प न होने पर उसने बुदबुदाया, इसके बाद शिंगकून, जो पीला और ठंडे पसीने में लथपथ था, जमीन पर गिर पड़ा। पेट पकड़ते हुए लगभग भूख से मरने की स्थिति में था और फिर खाने से लगभग फट गया। थोड़ी देर बाद उसने घुटनों पर हाथ रखकर खुद को खड़ा किया। मुझे पचाने का वक्त चाहिए।
शेंगकुन भविष्य के बारे में सोचने लगा। जब मैं राजा की शक्ति पालूंगा तब मैं बन जाऊंगा। उसके विचार थम गए। उसके पैरों के नीचे एक दरार उभरी जिसमें से नीली रोशनी की लहरें बाहर आ रही थीं। अगले ही पल जमीन फटी और जोरदार कंपन से शांगकुन डगमगा गया। उसका पुराना परिचित राक्षस जमीन के नीचे से निकलकर आकाश में फिर उड़ गया। एक अर्थड्रैक, विशाल अर्थड्रैक के सामने खड़े होकर शेंगकुन ने डर नहीं दिखाया, बल्कि वह अपनी अगली चाल की गणना कर रहा था। 3 अर्थड्रैक्स ने लगातार अपनी शक्ति का उपयोग किया। इसका मतलब है कि उसने मुझे महसूस कर लिया है। उसने उसकी ओर इशारा किया और राक्षस की भाषा में कहा, पर मैंने पहले ही भरपेट खा लिया है। क्या तुम मरना चाहते हो? उसने कहा और अर्थड्रैक हवा में कूदा। नीली आंखें चमक रही थीं। उसका लंबा मुंह खुला, तेज हवा उठी और धूल पत्थर उड़ गए। शेंगकुन ने देखा और उत्सुकता से चिढ़ाया, मुझे बनाओ, हिम्मत है तो उगल दो। अचानक नीले जल तत्व की शक्ति ने उसे घेर लिया, जिससे वह चौंक गया। शेंगकुन ने उत्सुकता से देखा। गुआन कोई पानी की नली लिए तेजी से आ रही थी। उसकी आंखें चौड़ी थीं, जैसे वह किसी पुरानी दुश्मन को देख रही हो। ऊर्जा ने दोनों को घेर लिया जब उसने चिल्लाया, वाटर ड्रैगन साइट। धरती का ड्रैग भी पीछे नहीं रहा। उसने अपने दांतों से भरे मुंह को जवाबी हमला करने के लिए खोला। गुआन कोई बेरहमी से वार कर रही थी। शेंगकुन फिर चौंक गया। पीछे देखते ही मोटी बेलें उसके पास से गुजरीं और आवाज आई, लकड़ी का जाल। फिर चिंगचे ने चाल चली। शेंगकुन के पीछे खड़े होकर उन्होंने हाथ उठाए, शाखाओं को मोड़कर सुरक्षा पिंजरा बनाया। पास में लिंशी और नियांग भी जोरदार लड़ाई में थे। मिलकर उन्होंने तत्वीय ऊर्जा की धाराएं छोड़ीं, कुछ किरणों के रूप में प्रतिद्वंद्वी को दर्द देने के लिए और कुछ बीम के रूप में शक्ति बढ़ाने के लिए। मारो, चलो, हम 3 सितारे हैं, ताकत सीमित है लेकिन पूरी कोशिश करेंगे। लिंशी ने आत्मविश्वास से चिल्लाते हुए स्टार फायर का वार किया। भविष्य में मैं उनसे ताकतवर बनूंगा। यह सुनकर उसने खुद से मुस्कुराते हुए सोचा, गुआन कोई, डीन और मेरी यह कूल चाल, यह काफी शक्तिशाली होना चाहिए। एक पल में हजारों तंतु किंकुन की ओर तेजी से बढ़े। उसने सोचा, अरे, दुनिया के होनहार बीजों को बचाने का यह नाटक सार्थक था। तनों को देखकर पेंग शिंकुन हैरान हुए और तुरंत हाथ लहराया, जिससे ऊर्जा किरणें निकलीं और तनों को 2 टुकड़ों में काट दिया। उसके मन में शक था जब उसने देखा, एक छुपा हमला, धरती के ड्रैग से नहीं। ये सच है कि अदृश्य राक्षस अब तक पूरी तरह मरा नहीं है। अचानक एक छोटा टेंटिकल चुपचाप उसकी रक्षा पार कर उसकी गर्दन पर काट लिया। शांगकुन को मुश्किल से एहसास हुआ और उसने तिरस्कार से सोचा, इस छोटे टेंटिकल का क्या काम। अचानक उसने भयानक दबाव महसूस किया, जैसे शरीर फटने वाला हो, और सोच दब गई, ओह नहीं, यह राक्षस नेटवर्क है। अचानक शांगकुन को लगा जैसे वह अजीब जगह में डूबे हों। वह बड़े भंवर के ऊपर खड़ा था। नीचे से डरावने पंजे उठ रहे थे, हमला करने को तैयार। सीधा संबंध। गहराई में देखने पर उसे रक्तलाल जबड़ा दिखा, अनगिनत नुकीले दांतों से भरा। राजा की आत्मा। पीली ऊर्जा की किरणें शेंगकुन के चेहरे की ओर बढ़ीं, जिससे वह चौंक गया। वे उसके शरीर को नहीं छूते थे, बस उसकी आंखों के सामने दिखते थे ताकि वह उन्हें साफ देख सके। फिर वे और पास आ गए, शेंगकुन के चारों ओर घूमते हुए, जैसे उसे कसकर बांधने के लिए। कुछ महसूस करते हुए खून ने खुद से पूछा, लड़ाई हार गए और अब गुस्सा हो, राजा की शक्ति से छुपकर हमला करना चाहते हो? शेंगकुन ने बिना कुछ कहे ऊर्जा किरणों को अपने शरीर में समा लिया। जवाब में उसने हाथ उठाया और खींच लिया। एक बार जब यह पेट में गया तो इसे बाहर निकालने की उम्मीद मत करना। फिर शेंगकुन के शरीर से काला तरल रिसा, जो पानी में मिलकर अप्रिय दृश्य बना रहा था। एक गहरी आवाज गूंजी, शाही अधिकार। वह किसी अन्य आयाम में खोया था, जहां गरजती लपटें थीं। यहाँ की हवा बहुत गर्म थी और इलाका ऊबड़ खाबड़ था। ऊपर की पत्थर की मूर्ति लग रही थी, जैसे वह नीचे वालों को निगलने वाली हो। एक प्राणी की भयानक आवाज गूंजी, यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे तुम जैसे छोटे मानव संभाल सको। मूर्ति की आंखें आग से जल रही थीं, उसका मुंह डराने के लिए गर्जना कर रहा था। इसे दे दो और मैं तुम्हें राजा के पास लौटने दूंगा। अचानक ऊपर कुछ गिरने जैसा लगा। झिंगकुंग चौंक गया। आवाज फिर से गूंजी, मर जाओ। उसने मन को शांत किया और उपाय सोचा, इसे शाही अधिकार कहते हैं। अगर तुमने राजा की दी हुई शाही सत्ता खो दी तो तुम डर जाओगे, है ना? शेंगकुन ने इधर उधर देखा और समझा कि अब उसके पास बढ़त है। ज्वाला राक्षस, राजा के सिंहासन के नीचे के 5 राक्षसों में से एक। यह सुनते ही प्रतिमा की आंखें गहरे लाल रंग में जल उठीं और लाल चिंगारियां उड़ने लगीं, जैसे वह बाहर निकलकर सामने वाले को मारना चाहती हो। उसकी आवाज नफरत से भरी थी। तुम? फ्लेमफिएंट गुस्से में गरज उठा। असंभव, तुम्हें यह कैसे पता चला? ये कहते ही नीली और लाल ऊर्जा धाराएं उसके शरीर के आर पार हो गईं, बीच में मिलकर उसके विरोधी के दर्द को और गहरा कर दिया। शांगकुन हवा में बंधा था, संघर्ष नहीं कर पाया। उसने आत्मसमर्पण के लिए हाथ उठाए, लेकिन वह ज्यादा चिंतित नहीं था। उसने मुखौटा उतार दिया। शांगकुन की मुस्कान और स्पष्ट हो गई, बेपरवाह भाव से दुश्मन को उकसाते हुए। बेशक मुझे पता है, अपने पिछले जीवन में मैं आपके अधीन 4 महान स्वामियों में से एक था। क्या हम कोने में धकेल दिए गए हैं? अब मैं आपकी शाही सत्ता नष्ट करने वाला हूं। इसके साथ शेंगकुन ने गहरी सांस ली, जिससे वह दुष्ट शक्ति उसके शरीर में समा गई। चलो देखते हैं तुम इसे कैसे वापस लेते हो। यह उसकी सहनशीलता से बाहर था। अग्निदानव ने तुरंत दुष्ट शक्ति से उस पर हमला करने को कहा। यह लगातार आगे बढ़ती रही, चिंगकुन के शरीर को चीरते हुए, समय के खिलाफ दौड़ते हुए, उसे एक रिश्ते गुब्बारे की तरह छोड़ दिया। तुम राजा की गोद में लौटने से मना करते हो तो मर जाओ। मैं राक्षस नेटवर्क से तुम्हारी नाजुक आत्मा को धूल में मिला दूंगा। लौ दानव की आंखों में भयंकर आग जल रही थी, जैसे उसके दिल में क्रोध की लहरें उठ रही हों।
लेकिन किंग कुन निडर था। उसने गहरी सांस ली और राक्षसों को निगल लिया। नाजुक, पर मेरे पास 2 जीवन काल की आत्माएं हैं। राक्षस की शक्ति का किंग कुन पर कोई असर नहीं हुआ। यह देखकर उसका क्रोध बढ़ गया। फ्लेम फिएंट का मुंह खुला, जिसमें नुकीले दांत और नीली लपटें दिखीं। फिर भी वह विचलित नहीं हुआ। उसका ध्यान दूसरी बातों में उलझ गया। मॉन्स्टर नेटवर्क। शांग कुन उसका चेहरा देख रहा था, जो कांच की तरह टूट रहा था। पीड़ा में विकृत, लेकिन असहाय, उसने मन ही मन खुशी से दहाड़ा। यह टूट रहा है। शाही अधिकार अवशोषित कर मैं राक्षस झुंड का नया नेता हूं। ज्वाला राक्षस का चेहरा टूट गया। नई रानी चींटी की तरह अभिषेक के बाद अब परिवार के अधीन नहीं। नीली आग की चमक बढ़ी और पूरे स्थान को ढक लिया। कहीं और, जैसे ही क्षेत्र नीली ऊर्जा से ढका, सतर्क गुआन क्वी ने चारों ओर देखा और छिंगचे से पूछा, क्या अर्थ ड्रैक और ब्लू फ्लेम चले गए? उसने कहा, वे चले गए। चिंगचे ने ठुड्डी सहलाते हुए गहरे विचार में दिखा। भले ही वह वांछित है, उसने हमारी जान बचाई। इस बार उसने पूरी अकादमी बचा ली। पीछे लिंशी ने तिरस्कार से देखा। वे पांचों अंधेरे खाली भूखंड पर खड़े थे। अचानक किसी ने कहा। डीन ब्लू फ्लेम बोले, और राक्षस हैं। सच हो या नहीं, आज की घटना और ब्लू फ्लेम की अटकलों को देखते हुए पूरा जंगल शांत था। बस उनकी आवाजें गूंज रही थीं। दुनिया को बताने का समय आ गया है। फिर आवाजें थम गईं। शाम होते ही किंग कुन घर लौट आया। वह बालकनी से कूदा, सोचते हुए कि नई रानी चींटी कॉलोनी में जन्म लेती है और पुरानी के मरने पर सिंहासन लेती है। उसने परिचित जैकेट उतारी जो सफर में साथ थी और अलमारी में टांग दी। लेकिन मैं नई रानी चींटी हूं, जो पुरानी के मरने से पहले ही आ गई। शिंकुन ने शर्ट उतारी, जिससे उनकी मांसपेशियां दिखीं, जिन पर कई लड़कियां फिदा हो जातीं। वह मुस्कुराया, बाहें फैलाकर सब महसूस किया, नई शक्ति के बारे में सोचते हुए। मेरे पास स्वतंत्र शक्ति है। मैं राक्षसों का नया राजा हूं। काफी समय बाद उसने कपड़े पहने और बाहर निकला। राक्षस की शक्ति में ज्यादा बदलाव नहीं दिखता, पर यह बदल चुकी है। चिंकुन बाहर आया। 3 लोग इंतजार कर रहे थे। अब मैं अपनी राक्षस सेना बना सकता हूं। झाओ शेंग काफी देर से इंतजार कर रहा था और अब अधीर था। उसके चेहरे पर पसीना था। भाई, मुझे नहीं पता कि हम उलझन में थे या नहीं, पर अभी अभी मुझे और श्याओदाओं को कुछ अजीब लगा। उसने श्याओदाओं के कंधे पर हाथ रखा और बताया, हाँ, ऐसा लगा जैसे कुछ जाग रहा हो। उसने सहमति में कहा, हाथ सीने पर और चेहरे पर चिंता थी। सच में ऐसा ही लगा। उनके विपरीत वह शांत था। उसने झाओ शेंग के कंधे पर हाथ रखा, सांत्वना देने के लिए, जिससे वे चौंक गए। यह कुछ नहीं। किंग कुन ने पीछे देखा, छात्रावास क्षेत्र के बाहर मुख्य सड़क की ओर। वह दुनिया की आशा के बीजों का जागरण था। उसने खुद से एक अंतिम विचार जोड़ा, लेकिन यह दुनिया की निराशा के बीजों का जागरण भी हो सकता है। शीजाई ने सिर झुका लिया और शाश्वत फूल को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। उन्होंने जांग वेई से खेद भरे स्वर में कहा, माफ करें चाचा, मैं सुपरनोवा चैन में पास नहीं हुआ। मैंने परिवार को शर्मिंदा किया। उसने गुस्से में कहा, मुझे किंग कुन को जल्द मारने का तरीका खोजना चाहिए था। जांग वेई ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, खुद को दोष मत दो। वह उसे दिलासा देता रहा जब 2 आकृतियां दूर से उनकी ओर बढ़ीं। कौन जानता था कि वह चौथे स्तर के मानसिक ट्रांसेंडेंट के मानसिक विस्फोट को सहन कर सकता है। यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं है जो हाल ही में नामांकित नया छात्र कर पाए। इसके अलावा यह संभव है कि किंग कुन ब्लू फ्लेम हो, जो सच में अविश्वसनीय है। फिर उसने सिर घुमाया और पास आते व्यक्ति से पूछा, तुम्हें क्या लगता है जानवेई? नीले बालों वाले व्यक्ति ने पूछा, जिसने चिंग कुन के क्षेत्र का अनुभव किया था। ब्लू फ्लेम में कुछ खास है? आखिर आप ही थे जो उसके सबसे करीब थे। उसका नाम सुनते ही वह व्यक्ति पसीने से तर हो गया और बोला, खास? कुछ खास नहीं, क्योंकि वह ढका था, चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन उसकी नीली लपटें बहुत ताकतवर हैं, अविश्वसनीय। उसका क्षेत्र? सही, वह ज्वाला सब कुछ जला सकती थी। शांत न रह पाने के कारण उसने कहा, काश आप इसे अभी देख पाते। नीले बालों वाला आदमी अचानक रुक गया, जैसे उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत कुछ कह दिया है। उसने खुद से सोचा, मैं क्या कह रहा हूं? क्या वह सिर्फ युवा मास्टर फैन का मजाक नहीं उड़ा रहा है कि उसने अकादमी जल्दी छोड़ दी और ब्लू फ्लेम से लड़ने का मौका खो दिया? फिर वह हकलाते हुए संभलने की कोशिश करने लगा। आप समझ जाते, नीले बालों वाले आदमी ने ईमानदारी से कहा। जैसे जैसे वह बोलता गया, शिजाई का चेहरा और गंभीर होता गया। ब्लू फ्लेम बहुत शक्तिशाली है, वह हमारी लीग में नहीं है। उसकी आभा अजीब है। मैंने कभी ऐसी आभा महसूस नहीं की। यह कहकर उसने शिजाई के चेहरे की ओर देखा और उसे अपराध बोध हुआ। युवा मास्टर फैन का चेहरा डरावना है। नीले बालों वाले व्यक्ति ने स्थिति संभालने की कोशिश की। ब्लू फ्लेम के पहले वर्ष के फ्रेशमैन होने की संभावना मुझे चिंतित करती है। बेशक ब्लू फ्लेम इतना ताकतवर है कि हम नहीं भूल सकते कि वह असली ताकत छुपा सकता है। यह सुनकर झांग वेई ने उसे रुकने का इशारा किया। समझ गया, जाओ तैयारी करो। नीले बालों वाले ने चौंक कर कहा, हाँ। फोन पकड़े हुए उसने कहा, खबर मिली है कि ब्लू फ्लेम का सुराग मिला है। आपको उसे पकड़ने वाली टीम में शामिल होना है। नीले बालों वाले ने कहा, जी सर। फिर जांग वेई ने शीजी की ओर मुड़कर कहा, शीजी, अभी ब्लू फ्लेम के बारे में मत सोचो। जल्दी करो और अनंत फूल से अमर ज्वाला को अवशोषित करो। पहले तुम्हारे पिता को 5 स्टार ट्रांसेंडेंट तक पहुंचाना होगा। वह पास खड़ा होकर उसे प्रेरित कर रहा था। इस तरह हमारा फैन परिवार उस स्थिति पर फिर से काबू पा सकता है जो अदृश्य राक्षसों के आने से बाधित हो गई है। शीजाई ने कहा, मैं सब कुछ करूंगा जो कर सकता हूं। उसके मन में अपनी भी योजनाएं थीं। पिता को जल्द से जल्द 5 स्टार ट्रांसेंडेंट बनाना था, ताकि उनके पास इटर्नल फ्लावर मॉन्स्टर से लड़ने की शक्ति हो, बिल्कुल ब्लू फ्लेम जैसा। उसने अनंत पुष्प को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, सोचते हुए, आखिरकार परिवार ही डरता है।
अनंत पुष्प साधना को तीव्र कर सकता है, परंतु यह भयानक राक्षस भी बन सकता है। यह अमर ज्वाला प्रदान कर सकता है, परंतु क्षण भर में राख भी कर सकता है। अचानक फूल की दरार बंद हो गई। शीजी चौंका और खुद से सोचा, पिछली बार अनंत फूल का द्वार खुला था, अब क्यों बंद हो गया? अब मैं अमर ज्वाला नहीं ले सकता। वह बड़े फूल के सामने खड़ा था, धीरे से बड़बड़ाते हुए शाप दे रहा था, धिक्कार है। इस विशेष क्षण में पिता, परिवार और मुझे अमर ज्वाला की आवश्यकता है। विचारों में खोए हुए एक आवाज सुनाई दी, क्या आप मेरी ज्वाला चाहते हैं? शिजाई ने आवाज पहचानी। शाश्वत फूल उससे बात कर रहा था। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने शाश्वत अग्नि को इतना अवशोषित कर लिया था कि वह इसके साथ संवाद कर सकता था? फूल फुसफुसाया। उसने सोचा, अगर तुम मेरी ज्वाला चाहते हो तो मुझे राक्षस का वाहक देना होगा। जिन। एक शाम छात्रावास में जीयू ने शॉवर खत्म की और बाहर जाने वाली थी। अचानक उसने निराशा में आह भरी। यह महसूस करते हुए कि वह कपड़े लाना भूल गई थी, वह दीवार के पीछे छिप गई और चुपचाप बाहर झांकने लगी। मैं कपड़े भूल गई, लेकिन शिनकेन बाहर है, जीयू ने उससे पूछा, जो बाहर था। शिनकेन, तुम्हें पता है ये तुम्हारा डॉर्म रूम नहीं है, उसने कहा। सामुदायिक डॉर्म असुविधाजनक हैं। मैं बता रहा हूं कि इस कमरे का आधा हिस्सा मेरा होगा। फिर उसने खुद से बड़बड़ाया, क्या अभी मेरे पास बस एक ही राज्य है? इतने कम क्यों? इस बीच जीयू ने धीरे से कहा, मैं अपने कपड़े अंदर लाना भूल गई। शिनकेन ने अपनी बादशाहत का अध्ययन करते हुए लापरवाही से कहा, तो खुद ही ले आओ। तुम मेरे घर नहाने के बाद बिना कपड़ों के दौड़ती थीं, बिल्कुल एक फिसलन भरी ईल की तरह। यह सुनकर वह शर्म से लाल हो गई और चिल्लाई, वो तब की बात है जब हम बच्चे थे। तुम बेवकूफ हो, तुम सबसे बुरे हो, बस मेरे कपड़े लाकर दो। हार मानकर शिनकेन के पास कोई और चारा नहीं था सिवाय इसके कि वह एक टेंटकल से उसे कपड़े दे। कितना परेशान करने वाला है तुम। यहाँ मेरी शर्ट पहन लो। तुम्हारे कपड़े सूटकेस के नीचे हैं और मैं उन्हें ढूंढने में आलसी हूँ। कोई और चारा न होने पर उसने शर्ट पहन ली। जीयू थोड़ी शर्माते हुए बाहर आई और खुद से बड़बड़ाई, उसने जानबूझकर किया होगा, ये आरामदायक नहीं है। उसने उसे बड़बड़ाते देखा और चिढ़कर कहा, वह मूर्ख ध्यान नहीं दे रहा। जीयू पीछे जाकर धीरे से बोली, अरे मूर्ख, क्या कर रहे हो? उसने जीयू को जवाब दिया। अचानक सिर घुमाया, चेहरे पर संदिग्ध मुस्कान थी और कुछ ऐसा कहा जिससे वह शर्म से लाल हो गई। मैं अपने जीन तुम्हारे शरीर में डालना चाहता हूं। इतनी चौंकाने वाली बात सुनकर जीयू शर्मा गई और हकलाते हुए बोली, हाँ रुको, क्या कह रहे हो? उसने उसे दीवार के पास घेर लिया और गंभीरता से कहा, जिससे वह शर्म से लाल हो गई। अपनी जीन्स तुम्हें दूं? जीयू ने शर्माते हुए उसकी नजरों से बचने की कोशिश की। अगर तुम बकवास करते रहे तो मैं कसम खाता हूं कि इसका खामियाजा भुगतोगे। शिनकुन को सच में नहीं समझ आया कि उनके शब्दों का गलत मतलब निकला और उन्होंने मासूमियत से उसे मनाने की कोशिश की। चलो समय मत गंवाओ, ये चींटी के काटने जैसा होगा। फिर उसने हाथ बढ़ाया जिससे वह सहम गई। बस सह लो, ये जल्दी खत्म होगा। लेकिन जीयू अब बर्दाश्त नहीं कर पाई। अपनी क्षमता का उपयोग कर उसने गुस्से में दहाड़ा। तुरंत खिड़की से बिजली का झटका आया। जीयू ने गुस्से में उसे गालियां दी। क्या तुम सीधी भाषा नहीं समझते? मैंने कहा था, अगर तुमने फिर कुछ पागल कहा तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। सौभाग्य से शिनकिन समय पर बाहर निकल गया, दीवार के पीछे छिपकर बिजली से बच गया। वह खड़ा था सोच में। जीयू शायद गलत समझा, मैं इतनी जोर से बिजली की चपेट में आ गया कि मेरे दांत खड़खड़ाने लगे। उसने धीरे से हाथ उठाया, उंगलियों को ध्यान से देखते हुए। वह गलत नहीं है, मैं जल्दी में था। शिनकेन ने छात्रावास क्षेत्र छोड़ा, अगली चाल सोचते हुए। लगता है मेरी क्षमता किसी प्राणी को राक्षस की ताकत देकर राजत्व देने की अनुमति देती है, पर मुझे नहीं पता कि वह प्राणी क्या बनेगा या उसकी जान को खतरा होगा या नहीं। जीयू पर प्रयोग गलत था। शिनकेन ने ठुड्डी सहलाते हुए चेहरे पर सोचते हुए कहा, पहले गिनी पिग पकड़नी होगी और देखना होगा कि वह गॉडजिला बनती है या नहीं। उसकी जेब में फोन बजा। शिनकेन ने देखा, जीयू का संदेश था। उसने कई स्टिकर और एक चिंतित संदेश भेजा था। बाहर घूमते मत रहो, मैं ताला लगाने और सोने जा रहा हूं, जल्दी वापस आ जाओ। वह उसके चिंतित संदेश को पढ़कर हैरान हुआ। क्या मेरे पुनर्जन्म के कारण मेरा दृष्टिकोण बदल गया है? जीयू भी पहले जैसी नहीं लगती। शिनकेन ने जवाब देने से पहले फोन देखा। वह अपने पिछले जीवन की यादों को नहीं रोक सका। पहले जीवन में वह चाहती थी कि मैं गायब हो जाऊं ताकि वह अपनी बहन के साथ समय बिता सके। उसने मेरी चुगली करके और योजनाओं को बर्बाद करके खुशी पाई। शिनकेन ने जवाब में लिखा, मैं एक चूहे को खोजने जा रहा हूं जिस पर प्रयोग कर सकूं। जीयू ने इसे देखा और प्रश्न चिन्हों की एक श्रृंखला भेजी, जैसे कि वह नहीं समझ पाई कि वह क्या सोच रहा है। जैसे जैसे रात शांत जंगल में उतरी, एक भयंकर चूहा हमला करने को तैयार था। उसने अपने तेज दांतों वाला मुंह खोला जो खतरनाक लग रहा था। शिनकेन ने झटके में चूहा मार दिया। जैसा सोचा था, चूहा मेरी ताकत नहीं झेल सका। अचानक उसकी नजर बगल गई। कुछ गड़बड़ थी। शिनकुन की इंद्रियां तेज थीं। उसने तुरंत संदिग्ध जगह पर वार किया, फिर रुका और पूछा, कौन है वहां? अंधेरे से कदमों की आवाज आई और एक आवाज बोली, नमस्ते। उसके सामने एक छायादार राक्षस जैसी आकृति थी। उसने कहा, नीली ज्वाला। शिनकेन ने हल्का भौं सिकोड़कर सामने खड़े व्यक्ति को देखा। विषैले जंगल में किंगची से मिलकर शिनकेन ने आश्चर्य से डीन को पुकारा। सीधे चेहरे और गंभीर लहजे में उसने कहा, शिनकेन, मुझे पता है कि तुम ब्लू फ्लेम हो, घबराओ मत। मेरा नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है। मैं तुम्हें खोजने आया हूं क्योंकि इससे पहले कि किंगची अपनी बात पूरी कर पाता, उसने मूर्ख चेहरा बना लिया। मैं कौन हूं? कौन क्या कर रहा है? कौन सी ज्वाला? समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं महोदय। नमस्ते। उसने बहाना बनाकर किंगची को अलविदा कहा और चल दिया। मेरे प्रिय डीन, अगर कुछ और नहीं है तो मैं जा रहा हूं। मुझे जल्दी जाकर आराम करना है। अलविदा।
गुस्से में उसने गला साफ किया और चिल्लाया, वापस आओ। शिनकिन के पास रुकने का कोई विकल्प नहीं था। किंगची ने धीरे से थोड़ी रियायत के साथ उसे मनाने की कोशिश की। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने सहमति नहीं दी होती तो आपको ट्रांसेंडेंट जिन अकादमी में कभी प्रवेश नहीं मिलता। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप ब्लू फ्लेम हैं या नहीं। क्या आप मेरे जैसे बूढ़े से थोड़ी देर बात नहीं कर सकते? ऐसा करते हैं, मैं आपको धन्यवाद में कुछ जीवन सार दूंगा। उपहार सुनकर शिंकुन की आंखें चमकीं और उसने ध्यान से सुनने का नाटक किया। आदरणीय डीन, मैं सच में ब्लू फ्लेम नहीं। आपसे बात करना सम्मान की बात है। चिंगची ने हाथ हिलाया और शक्ति दिखाई। बैठिए। उसने शिंकुन के खड़े होने की जगह पर पेड़ के तनों से मेज कुर्सी बना दी। देखकर वह हैरान हुआ, सोचने लगा कि वह क्या करेगा। किंगची बिना जल्दबाजी के धीरे धीरे बोल रहा था। मैंने आपको देखा जिस रात JU की अलौकिक क्षमता नियंत्रण से बाहर हो गई। इतिहास में सबसे उच्च और निम्न अलौकिक जीन गणना एक साथ दिखी। मेरा ध्यान आपके अद्वितीय जीन गणना पर नहीं, बल्कि अर्धचंद्र जीन अनुसंधान संस्थान की आपकी शारीरिक परीक्षण रिपोर्ट के डेटा पर गया। आपकी मांसपेशियों की घनत्व साथियों से 2.44 गुना है। आपकी चयापचय दर 4,244 है, जो औसत पुरुष से 3 गुना है। शिनकिन कुर्सी पर बैठे हाथ से ठुड्डी को सहारा देते हुए विचार में डूब गए। मुझे पता था कि मैं ताकतवर हूं, पर इतना नहीं। चिंगची ने 2 उंगलियां उठाईं और कहा, मैं अकादमी का डीन हूं, पर एक प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर रहा हूं। कुर्सी की पीठ से 2 शाखाएं उगीं, जो शिंकन के कंधों की मालिश करने लगीं, जिससे वह सम्राट जैसा आराम से दिखने लगा। इस बीच चिंगची खड़ा रहा। उन्होंने पूछा, दबाव ठीक है? शिंकन ने सिर हिलाया और कहा, बायां कंधा ठीक है, पर थोड़ा और जोर से, प्लीज। उसके पास शिंकन की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन उसने एक छुटकी ली। ठीक है, ठीक है। आप औपचारिकता में विश्वास नहीं करते। फिर वह अपने विषय पर लौटा। मैं राक्षस जीन और उसके वाहकों पर शोध कर रहा हूं। अलौकिक प्रकारों के विपरीत ये रहस्यमय आनुवंशिक उत्परिवर्तन वाले लोग हैं। जब वे जागते हैं तो उनकी समझदारी राक्षस जीन से निगल ली जाती है और वे पूरी तरह राक्षस बन जाते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि अविकसित पारलौकिक प्रकारों में साधारण लोगों से बेहतर मानसिक दृढ़ता और अधिक शक्ति होती है, और राक्षस जीन वाहक भी ऐसे लक्षण दिखाते हैं। उनकी मांसपेशियां आम लोगों से ज्यादा मजबूत होती हैं और उनकी चयापचय दरें तेज होती हैं। सबसे पहचानने लायक संकेत यह है कि वे बेहद शक्तिशाली होते हैं, और जितने ज्यादा राक्षस जीन होते हैं यह उतना ही साफ होता है। आपकी शारीरिक रिपोर्ट से पता चलता है कि आप राक्षस जीन वाहक हैं, लेकिन आपके पास असाधारण जीन भी हैं। जितना अधिक शिनकेन सुनता, उतना ही वह उलझन में पड़ता गया। किंगची को लगा कि रुकने का निर्णय गलती थी, फिर भी वह उत्साह से शोध प्रस्तुत कर रहा था। इसलिए मैंने फैन गेनवेई को आपका प्रवेश रद्द करने से रोका और अंतिम मूल्यांकन का मौका दिया। हमने आपका आनुवंशिक परीक्षण नहीं किया है, लेकिन लगता है आपके शरीर में राक्षस जीन है। अब आप मेरे साथ परीक्षण के लिए आ सकते हैं। यह सुनकर शिंकेन तुरंत खड़ा हुआ और स्थिति से निकलने की कोशिश में दौड़ा। वह संसाधनों की बर्बादी होगी। डीन, मुझे काम है, मैं पहले जाऊंगा। जीवनसार का वादा किया था, कृपया कल इसे भेजें। जिंगची ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा और कुछ कहा, जिससे शिंकेन रुक गया। जीवनसार यही है। अकादमी के पेड़ मेरी अलौकिक शक्ति से बने हैं। जिस रात फैन परिवार की गुप्त प्रयोगशाला नष्ट हुई, मैंने पास में ब्लू फ्लेम देखी थी। 2 बार मैंने उसे जमीन में चीजें दफनाते देखा। वो जीवनसार होगा, है ना? शिनकन ने उसे देखा, होंठ सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम चोर हो? चिंगची को इस बात की चिंता नहीं थी कि उसकी बुराई हो रही थी। उसका चेहरा तनावग्रस्त था और ऐसा लग रहा था कि वह सच में चाहता था कि शिंकन उस पर विश्वास करे और मदद करे। घबराओ मत, आपने अकादमी को बचाने के लिए खुद को उजागर किया, इसलिए मैं मानता हूं कि आप सच्चे हैं और मैं आपके प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखता। फैन परिवार की प्रयोगशाला नष्ट करना गलत नहीं था। मुझे पता है कि आप नहीं चाहते कि लोग जानें कि आप राक्षस जीन वाहक हैं। इस दुनिया में राक्षस जीन वाहकों पर सख्त नियम हैं, और क्योंकि आप खास हैं, आपको शायद प्रयोगों में धकेला जाएगा। आपको यह भी जानना चाहिए कि मैं आपकी मदद कर रहा हूं। पंचतत्व एरिना के दिन मैंने शांगुआन कुई से रात में आपकी गैर मौजूदगी छुपाने को कहा था। उसी रात जब फैन परिवार की लैब नष्ट हुई थी, आज रात मैंने लिन शी को दक्षिणी चंद्र उपनगरों में भेजा और ब्लू फ्लेम की मौजूदगी का नाटक करवाया। इसलिए भले ही क्लियरर्स इस दौरान हमारी अकादमी की जांच करें, वे आप तक नहीं पहुंचेंगे। किंगची ने लिन जी की बात याद की। ब्लू फ्लेम, मेरा जीवन आरण चुका समझो। शिनकिन ने पीठ उसकी ओर किए सुना और सोचा। चिंगची ने कहा, मैं भविष्य में आपकी मदद के लिए पूरी कोशिश करूंगा। दुनिया की 5% आबादी में राक्षस जीन हैं। वे आपकी तरह राक्षस जीन की समस्या नहीं सुलझा सकते। उनके शरीर में ट्रैकिंग चिप्स हैं और वे निगरानी में हैं। मनुष्य डरते हैं कि वे राक्षस बन जाएंगे, और सच में वे खुद डरते हैं कि मानसिक संतुलन खो देंगे और कभी राक्षस बन सकते हैं। वे निगरानी में जीते हैं, डर और भेदभाव में रहते हुए हर दिन दर्द में बिताने के लिए मजबूर होते हैं। मैं समझता हूं कि आप राक्षसी जीन को नियंत्रित करना चाहते हैं, ताकि उन 5% लोगों की मदद हो सके जो सामान्य जीवन चाहते हैं। केंगची की बात सुनने के बाद भी शिंकुन का रवैया नहीं बदला। बिना पीछे देखे उसने हाथ हिलाया और सीधे चल पड़ा। अपनी परिचित पंक्ति से शुरू किया, अफसोस, मैं ब्लू फ्लेम नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद डीन, मेरे बारे में अच्छा सोचने और इस वैज्ञानिक मुद्दे पर चर्चा के लिए। मैं सच में खुश और उत्साहित हूं। खैर, मैं चलता हूं।
वह यह देखकर हैरान हुए बिना नहीं रह सके कि इतनी बातें कहने के बाद भी शिंकिन ने इसे नकार दिया। उन्होंने कहा, अगर राक्षस जीन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता तो यह दुनिया कभी शांत नहीं होगी। सबसे शक्तिशाली अलौकिक शक्तियों के बावजूद हम अपने आसपास के लोगों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। वह रुका। शिंकन ने दूर देखा और धीमी आवाज में कहा, शायद ब्लू फ्लेम जानता है कि उनके राक्षसी जीन को कैसे नियंत्रित किया जाए। लेकिन उसने सिर थोड़ा घुमाया। मानव दृष्टिकोण से यह जरूरी नहीं कि अच्छा हो, इससे मनुष्यों में और डर पैदा होगा, है ना? किंगची ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उन्हें बचाना इंसानों को डराएगा, क्या यह संभव है? शिनकिन ने पूछा। डीन, राक्षसों पर आपकी क्या राय है? चिंगची बोला, जानकारी के मुताबिक क्लियरर्स सोचते हैं कि वे भी अलौकिक प्राणी हैं, बस उनकी मानसिक स्थिरता खो गई है। लेकिन मैं मानता हूं कि राक्षस एक ऐसी जाति है जिन्हें हम अब तक नहीं समझ पाए। शिंकिन ने हाथ खींच लिए और उनके चारों ओर की हवा गंभीर आवरण में लिपटी प्रतीत होने लगी, जिससे घुटन भरा एहसास हुआ। उसने ठंडे स्वर में कहा, हाँ, डीन सच में दुनिया के सबसे स्पष्टदर्शी व्यक्ति हैं। पूरी मानवता चींटी कॉलोनी जैसी है और ब्लू फ्लेम दूसरी कॉलोनी का राजा है। अगर आप कॉलोनी से चींटी बचाना चाहते हैं तो उसे दूसरी कॉलोनी में भेजना ही तरीका है। एक चींटी मानवता को नहीं डरा सकती, लेकिन 100 चींटियां, 10,000 चींटियां या एक समूह जो जनसंख्या का 5% बनाता है, जल्दी या देर से ब्लू फ्लेम राक्षस जीन वाहकों का राजा बन जाएगा। इस दबाव का सामना करते हुए किंगची एक पल के लिए रुका, सोचते हुए, क्या भयानक शक्ति है। क्या शिंकुन इसी बात से चिंतित है? चिंगची ने संयम पा लिया और पहले की तरह जिद्दी नहीं रहा। अगर आप उन्हें बचाते हैं तो लोग भय से अलग कर देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये लोग बिना दिमाग के राक्षस बन जाएंगे। ये आपको मुश्किल में डालता है। मैं आपके लिए निर्णय नहीं कर सकता, लेकिन जो भी चुने डीन के रूप में मैं समर्थन करूंगा। अचानक शिंकुन के चेहरे पर चालाक मुस्कान आई। क्या आप सच में गंभीर हैं? वह क्विंची पर कूद पड़ा, कोआला की तरह चिपक गया। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। प्रिय डीन, चिंगची, आपने ऐसा कहा है तो शिंकुन की चाल से चिंगची समय पर नहीं बच पाया और पास खड़े होकर उसे उसकी मर्जी करने देने के अलावा कोई चारा नहीं था। रोते हुए, ओह, फिर उसने उससे कुछ मांगना शुरू कर दिया। क्या आप मॉन्स्टर जिन अकादमी पर फैसला कर सकते हैं? लगता है कि ब्लू फ्लेम मॉन्स्टर किंग के अधीनस्थों को हथियाने में दिलचस्पी रखता है। झिंगची शिंकुन की बातों से चौंक गया और आवाज ऊंची के बिना नहीं रह सका। हाँ हाँ, क्या आप सहमत हैं? वह अपनी बात पर बढ़ा। मुझे लगता है कि वह सेना बना रहा है। वह चुप हो गया, विचारों में खो गया। शिंकुन पहले से योजना बना रहा था। अभी मैं किसी को ताकत के बदले राजत्व दे सकता हूं, लेकिन अगर मैं राजत्व नहीं देता और सिर्फ राक्षस जीन वाहकों को सक्रिय करता हूं, उन्हें खुद से मजबूत होने देता हूं, तो उनकी संख्या ज्यादा नहीं होगी। इस बीच फैन परिवार के अनुसंधान केंद्र में शीजी के पीछे खड़ा अधीनस्थ उनके हालिया कदम को नहीं समझ सका। युवा स्वामी, क्या चल रहा है? क्यों आपने अचानक मॉन्स्टर जिन वाहक लाने को क्यों कहा? शीजी नहीं चाहता था कि वह उसके मामलों में दखल दे। चुप रहो। अधीनस्थ समझ गया कि उसने गलत समय पर बोल दिया था और बोला, जी सर। वह प्रयोगशाला के तहखाने में इधर उधर देखने लगा, सोचते हुए, ये 13वीं मंजिल के अंधेरे कोने में स्थित भंडारण कक्ष है, अमर ज्वाला के नीचे। यहीं अनंत फूल और मैं मिलने वाले थे। अचानक अधीनस्थ ने छत पर कुछ रेंगता देखा और डर से हकलाने लगा। वह जमीन पर गिरा और चिल्लाया, वो अनंत फूल। अग्नि राक्षस उन कमजोर शरीरों का मजा ले रहा था, लेकिन बार बार कहता, काफी नहीं, हमारे लिए भी नहीं। वे मेरी शक्ति नहीं सह सकते। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मेरे लिए लड़ें, न कि कमजोर मांस का ढेर। अधीनस्थ डर से पीछे भागा, चिल्लाने की हिम्मत नहीं हुई, बस मन में चीखा, यह सोचकर कि वह अगला निशाना होगा। फ्लेम फेंड धीरे धीरे शिजाई के पास आया और कहा, मुझे ऐसे मॉन्स्टर जिन कैरियर के पास ले चलो जो मेरी शक्ति सह सके, और मैं तुम्हें वर्तमान से ज्यादा शक्ति दूंगा। वफादार सेवक की तरह शिजाई ने सब कुछ माना। जी भगवान फ्लेम फेंड। अधीनस्थ के माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। उसे लगा जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था, और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने क्या देखा? युवा मालिक फैन राक्षस से सौदा कर रहे हैं। जितना वह सोचता गया उतना ही डरता गया, पूरी तरह जमे हुए, जैसे पलक भी नहीं झपका सकता था। शिनकन धीरे धीरे कमरे में घुस रहा था जब एक आवाज ने चौंका दिया। तुम इतनी देर से क्यों लौटे? जीव अचानक सामने आई, हाथ में चाबुक ली। इस बार कहाँ थे? दोषी महसूस करते हुए उसने बहाना बना लिया। क्या आप विश्वास करेंगे अगर मैं कहूं कि मैं डीन से बात कर रहा था? शिंकन ने इस अजीब स्थिति पर सोचा। ये दोस्तों के साथ पीकर घर चुपके से घुसने और पत्नी द्वारा पकड़े जाने जैसा है। यहाँ क्या हो रहा है? उसने ये कहा ही था कि उसने उस पर चाबुक चला दिया। सौभाग्य से उसे पता था कि उसे मार पड़ने वाली है, और उसने समय पर हाथ उठाकर रोक लिया। मैं बस थोड़ी देर से आया था। क्या यह कुछ ज्यादा नहीं है? आप नहीं सोचते? जीव उससे बहस नहीं करना चाहती थी। फिलहाल वह उसे पीटने पर ध्यान दे रही थी। तुम बदमाश हो, पहले मुझे तुम्हें पीटने दो ताकि मेरा गुस्सा निकल सके, फिर हम बात करेंगे। उसने देखा कि उसने उसे मारना बंद कर दिया था, लेकिन उसने अपनी सुरक्षा बनाए रखी। क्या? अचानक वह रुकी और कुछ ऐसा कहा जिसने उसे चौंका दिया। इसे यहाँ डालें। शर्माते हुए जीयू ने अपनी शर्ट के कंधे को पकड़ा, थोड़ा नीचे खींचा और कहा, बड़े होते हुए, चाहे तुम कितने भी बदमाश रहे हो, तुमने मुझसे कभी कोई अनुचित मांग नहीं रखी। ये सब उस राक्षसी जीन के कारण है कि तुम्हारे पास अब कोई और विकल्प नहीं है ना? मैं जानती हूं तुम कुछ नहीं कहोगे, इसलिए मुझे खुद ही कुछ करना होगा। उसने अपनी शर्ट को थोड़ा और नीचे खींचा। आगे बढ़ो। जैसे ही उसने कहा, एक सूंड बढ़ी और जीव की गर्दन से चिपक गई। कल्पना में खोई, उसे प्रतिक्रिया का समय नहीं मिला। वह देख रही थी कि वह चीज उसकी गर्दन पर चूस रही थी। जीव का चेहरा गिर गया जब उसने पूछा, क्या? यह क्या है? शिनकेन ने सूंड खींची। उसकी अभिव्यक्ति को नजरअंदाज करते हुए औपचारिकता से कहा, आपको राक्षस जीन दे रहा हूं, और क्या हो सकता है? टस्क। जैसा सोचा था, तुम्हारा अच्छा जीन मेरे राक्षस जीन से नहीं मिलता। जीव चुप रही। उसने उसे चुपचाप गुजरते देखा, पर कुछ असामान्य नहीं लगा और खुद से बड़बड़ाता रहा।
तो झाओ शेंग और शाओ दाओ भी नहीं चलेंगे। क्या ये जरूरी है कि उसमें राक्षस जीन हो? अरे मांस खाने वाले, तुम सोने जा रहे हो? वह बिस्तर पर चढ़ी, सिर झुका था, ऊपर देखने की हिम्मत नहीं थी, फिर भी जवाब दिया, मैं सो रही हूं। जैसे ही वह लेटी, जीयू ने कंबल सिर पर खींच लिया, अंदर ही अंदर विलाप करते हुए, आखिर मैंने क्या गलत समझा? हे भगवान, मैं बस कंबल के नीचे छिपकर सोना चाहता हूं। लगता है वह हाल में इतना बुरा नहीं रहा। क्या खोया बेटा सच में लौट आया है? अगले दिन जीयू शिनकिन के पीछे खड़ी थी, उसके चेहरे पर गुस्से का भाव था। वह अपने फोन पर कुछ ध्यान से देख रहा था जब उसने पूछा, वह कौन है? उसने बिना पीछे देखे जवाब दिया, इसलिए उसे जीयू की नाराजगी का पता नहीं चला, जो डीन किंगची की बेटी थी। वह जोनी की तस्वीर देख रहा था, जो पड़ोसी मॉन्स्टर जीन अकादमी में पहली वर्ष की छात्रा थी और प्यारी लड़की थी जिसके लंबे सफेद बाल थे। मेरे अलावा उसके पास देश में सबसे ज्यादा मॉन्स्टर जीन है, कुल 92। गोंग जियाओनी क्लियर सिटी के पहले अस्पताल में एक कांपता हाथ वेंडिंग मशीन पर बटन दबाने की कोशिश कर रहा था। व्हीलचेयर में बैठे दु यांग बटन दबाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे थे। उनका व्हीलचेयर धकेलने वाला गंजा आदमी अधीरता से देख रहा था और क्रूरता से बोला, कितना समय लगेगा? अगर आप ठीक से नहीं चल सकते तो घर पर रहना चाहिए। उसने व्हीलचेयर धकेल दी, जिससे डू यांग कुछ खरीद नहीं पाए। तुम जानते हो तुम कितने परेशान करने वाले हो? समाज के संसाधनों की बर्बादी हो। वह चौंक कर बोला, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? गंजे आदमी ने उसे धकेल दिया और आराम से अपने लिए पेय खरीद लिया। हटो, दू यांग ने गुस्से में कहा, वह मेरा पेय है। उसने डिस्पेंसर में हाथ डाला और लापरवाही से कहा, छी, मैं तुम्हें लूट नहीं रहा हूं। उसने कुछ सिक्के निकाले। लो। गंजे आदमी ने हंसते हुए सिक्के दू यांग की ओर उछाले। तुम्हारा पैसा लौटा दिया। सिक्के व्हीलचेयर से टकराकर नीचे गिर गए। दू यांग के चेहरे पर गुस्सा था, उसकी आंखें गंजे आदमी को चीर देने जैसी थीं। तुम कमीने हो, किसे नीचा दिखा रहे हो? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। कैप्टन शियाओ अचानक सामने आ गए और रोकने लगे। शांत हो जाओ, ये बस एक छोटी बात है। वैसे भी उसने तुम्हारा पैसा लौटा दिया है ना, इतने भावुक मत बनो। बहुत भावुक होने से कोई फायदा नहीं। उसे परेशान पाते हुए उसने दांत भींचकर कहा, मेरे रास्ते हटो। कैप्टन शियाओ ने व्हीलचेयर के आर्मरेस्ट पकड़े और डू यांग के पास गए। उसने उसे घूरा और गाली दी, कमीना। टकराव से बचते हुए उसने स्थिति शांत करने की कोशिश की। ठीक है, इसे छोड़ दो। मेरा काम आपके राक्षसी जीन की जांच करना है, इसलिए मैं आपको परेशानी नहीं करने दे सकता। गंजे आदमी ने कैप्टन शियाओ के वाक्यांश को सुना और पूछा, राक्षसी जीन की जांच? केवल उन्हीं को यह परीक्षण देना होता है जिनके पास 80+ मॉन्स्टर जीन होते हैं। जो इसमें असफल होता है उसे सुरक्षा रिंग पहननी होती है। छी, कोई आश्चर्य नहीं कि वह जल्दी गुस्सा होता है। तो वह राक्षस है। कुछ लोग बस जीवित रहकर संसाधन बर्बाद कर रहे हैं। खैर, मैं जा रहा हूं। राक्षस द्वारा खा लिया जाना नहीं चाहता। ये मेरी किस्मत होगी। अचानक कुछ उसके गाल के पास से गुजरा। गंजे आदमी के देखने से पहले उसने पीछे धमाका सुना। उसने डरकर पीछे देखा। सिक्का अब भी धुआं छोड़ रहा था और अस्पताल की दीवार में धंसा था। वह कैसा सिक्का था? गंजे आदमी ने सिर उठाया ही था कि देखा झानी उंगलियों में सिक्का पकड़े उसकी ओर दौड़ रही थी। गंजे आदमी ने चिल्लाया, रुको। उसने दीवार पर एक और सिक्का मारा, जिससे वह इतना डर गया कि हिल भी नहीं सका, इस डर से कि अगर उसकी किस्मत खत्म हो गई तो जाओनी उसके चेहरे पर सिक्का गाड़ देगी। कप्तान शियाओ उसके बर्ताव से नाराज हुए और बोले, तुम क्या कर रही हो? कक्षा अध्यक्ष हो, तुम्हें उदाहरण पेश करना चाहिए। यूं ही परेशानी मत खड़ी करो। झाओ झोंग ने अपनी मुद्रा बनाए रखी, गंजे आदमी को डरते हुए छोड़ दिया और कैप्टन शियाओ के शब्दों का शांतिपूर्वक खंडन किया। ओह, ये छोटी बात है, सब लोग घबराओ मत। मैं उसे नहीं मार रही, उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी मुस्कान किसी की भी रीढ़ में सिहरन पैदा कर सकती थी। मैं तो बस उसके पैसे लौटा रही हूं। डू यांग ने खाली नजरों से देखा और झिझकते हुए कहा। सीएल क्लास प्रेसिडेंट जाओनी, जो सिक्का पकड़े थी, ने हाथ वापस खींचा, एक लंबी वस्तु निकाली, फिर हाथ झटका और सिक्का गंजे आदमी के चेहरे की ओर उछाल दिया। लीजिए। उसने जानबूझकर डराना चाहा। सिक्का चेहरे को नहीं छुआ, बल्कि दीवार में धंस गया, निशान बन गया। उसने झोंग ने कुछ और कहा। 3 युआन, गंजे आदमी ने सिर ढककर बोला। फिर उसने विनम्रता से पूछा, ओह सही है, आपके दोस्त के पैरों के पास एक और युआन लुढ़क गया है। क्या आपको इसे उठाकर वापस देना है जैसे मैंने बाकी के साथ किया था? क्यों ना आप खुद ही जाकर इसे ले आएं? गंजे आदमी ने अनजाने में हाथ उठाकर उसकी हकलाहट रोकने की कोशिश की और श्याओनी की बातों के साथ चला। नहीं नहीं, मैं खुद ही जाकर इसे ले आऊंगा। मुझे माफ करें, मैं मूर्ख और बेशर्म था, माफ कर दें, मैं रेंग कर आ जाऊंगा। उसने गंजे आदमी के हाथ से कैन छीन लिया, आधे मजाक में आधे गंभीरता से मुस्कुराते हुए। ये यांग का पेय है, इसे मत छुओ, मैं ताकतवर हूं। तुम डर है कि गलती से तुम्हें कुचल न दूं, अपना परिचय दूं। मैं राक्षस जीन वाहक हूं, हुआशा में सबसे ताकतवर। मेरा नाम गोंग शियाओनी है और मैं सच में जानना चाहती हूं कि तुम जैसे गंदे लोग कैसे स्वाद लेते हैं। अगर मैं राक्षस बन गई तो तुम सच में खतरे में पड़ोगे। मेहनत करो और मजबूत बनो। उसने सिर हिलाया और झुक गया, विरोध नहीं किया। मुझे खेद है, मैं अच्छा बनने की कोशिश करूंगा। श्याओनी ने डिब्बा उठाया और यांग के पास गई। चलो, नहीं तो परीक्षा के लिए देर हो जाएगी। दूर से कुछ लोग भी जल्दी करने को कह रहे थे। यांग जल्दी करो, समय बर्बाद करना बंद करो। कैप्टन शियो थके हुए बोले। सब लोग, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, कृपया और समस्या न उत्पन्न करें। श्याओनी ने यांग की व्हीलचेयर को धक्का दिया। उसने सिर झुकाया और कहा, क्लास प्रेसिडेंट। उसने कहा, हम। उसकी आवाज में थोड़ी शिकायत थी। मॉन्स्टर जीन धारकों को अपनी भावनाएं स्थिर रखनी चाहिए ताकि मॉन्स्टर के कब्जे में जाने की संभावना कम हो। पर मैं स्थिर नहीं रह पा रहा, मैं शांत नहीं हो पा रहा। मुझे नहीं लगता कि मैं खतरे की परीक्षा पास कर पाऊंगा। आज मुझे एक सुरक्षा कॉलर जरूर मिलेगा। अब मैं अपनी पहचान एक मॉन्स्टर जीन धारक के रूप में छुपा नहीं सकूंगा।
लोग हर जगह मुझसे सतर्क रहेंगे। जैसे ही मैं भावनाओं पर काबू खो दूंगा, सुरक्षा कॉलर तुरंत मेरे शरीर में झड़ डाल देगा। मुझे पता भी नहीं चलेगा और मेरी मौत हो जाएगी। मेरा जीवन खत्म हो गया। उसे परेशान नहीं देखना चाहती थी, इसलिए श्याओनी मुस्कुराई और यांग यांग के गाल को चुटकी ली। खैर, ये इतना बुरा नहीं है ना? जब तुम मेट्रो लोगे तो सब तुम्हारे लिए रास्ता बनाएंगे। अब मेट्रो के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। इतना आरामदायक होगा कि अगर ट्रेन में सपने देख रहे हों तो भी कोई परेशान नहीं करेगा। उस आजादी की कल्पना करें। यांग यांग का चेहरा लाल हो गया जब श्याओनी ने उसके गालों को दबाया और वह बोला, क्लास प्रेसिडेंट, मेरे सिर को मत छुओ, आप मुझे। वह हंस पड़ी। यांग यांग, तुम कितने भोले हो। क्या तुम्हारा दिल एक पल को रुक गया? जैसे बिल्ली की पूंछ पर पैर रखा हो। उसने तुरंत मना कर दिया। नहीं। लिफ्ट के दरवाजे खुले और श्याओनी ने उसे अंदर धकेलते हुए कहा, उदास मत हो, आपको अच्छे मूड में रहना चाहिए ताकि आप लकवाग्रस्त न हो बिस्तर में। मुझे यकीन है कि एक दिन वैज्ञानिक राक्षस जीन को नियंत्रित करने का तरीका खोज लेंगे। यांग यांग चिल्लाया, क्लास प्रेसिडेंट, क्या आप ऐसी बातें कहना बंद कर सकते हैं? उसकी अभिव्यक्ति देखकर वह उसे फिर छेड़ना चाहती थी। देखो, क्या तुम शर्म से लाल हो रहे हो? चेंग कुन ने हाथ जेब में डाले खड़ा था। उसने खुशी से कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। तुम स्कूल जाओ, डीन ने मुझे छुट्टी दिलवा दी है। मुझे हुआशा में सबसे ताकतवर राक्षस जिन कैरियर से मिलना है। गू ने उसे गुस्से से देखा, खुश नहीं थी। उसने कंधे को कसकर पकड़ा और कुछ कहा जिससे जिंगकून की पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। मैं भी जा रही हूं, उसने हकलाते हुए जवाब दिया। तुम जा रही हो? लिफ्ट में श्याओनी को कुछ अजीब लगा और उसने सभी से पूछा, क्या आप लोगों ने कुछ महसूस किया? तापमान बढ़ा हुआ लग रहा था। लिंदाओ ने कहा, बिल्कुल नहीं। उलझन में उसने चारों ओर देखा। क्या मैं कल्पना कर रही थी? उसने सोचा, श्याओनी बस नर्वस है और कुछ मजाक किए। कक्षा अध्यक्ष, खतरे की परीक्षा शुरू हो रही है, आप चिंतित नहीं हैं? चलिए शर्त लगाते हैं। क्या आपको लगता है कि इस बार हम चारों मॉन्स्टर जीन धारक बिना सुरक्षा कॉलर के निकल जाएंगे, पिछली बार की तरह? उस समय गू और शिंगकून बस स्टॉप पर साथ खड़े थे। वह गुस्से में ताना मार रही थी। सफेद फर, सफेद बाल, बैंगनी आंखें, क्या यह तुम्हें पसंद नहीं? तुम तो बड़े खिलाड़ी हो। शिंगकून, जो सूचना बोर्ड देख रहे थे, ने उसकी बड़बड़ाहट सुनी और जिज्ञासा से सिर घुमाकर पूछा, क्या कहा? गू ने गंभीर चेहरा बनाकर लापरवाही से कहा, मैंने कहा कि किंगचू शहर सच में दूर है। वे काफी समय से इंतजार कर रहे थे और अब तक पहले अस्पताल के लिए बस का कोई संकेत नहीं है। कैंकुन पास आए और समझाया, हालांकि सहमत थे। अलौकिक प्राणी राक्षसों को खींचते हैं, इसलिए जितने अधिक अलौकिक प्राणी किसी स्थान पर होते हैं उतने ही कम साधारण नागरिक होते हैं, जो अच्छा है। लेकिन यह सच में अजीब है। बस आधे घंटे पहले आनी थी। जैसे ही उसने कहा, दूर से हरी बस आती दिखी। गू ने देखा और कहा, यह आ गई। शेंगकुन ने सतर्कता से देखा और चुपचाप सोचा। हम बस को देखते हुए उसने देखा कि वह खाली था और ड्राइवर विचलित था, गैस मास्क पहने था। वह संदिग्ध लग रहा था और बड़बड़ाया, रिपोर्ट, लक्ष्य देखा गया। वह सच में पहले अस्पताल के लिए बस स्टॉप पर सवारी का इंतजार कर रहा है, हत्या मिशन को पूरा करना। गू ने देखा कि बस अजीब चल रही थी तो उसने उसके पीछे छिपकर पूछा, शिंगकुन, क्या वह बस नियंत्रण से बाहर है? उसने महसूस किया और मुस्कुराया। वहां 4 सितारा ट्रांसेंडेंट है। उसी समय उसने अपना हाथ घुमाया जो बिजली से चमक रहा था, युद्ध के लिए तैयार। तुरंत सुनहरे बिजली के दस्ताने चिंगकून के हाथों पर आ गए। फिर उन्होंने पास की लोहे की रेलिंग से धातु खींचकर नया रूप दे दिया। धातु एक बड़े सुनहरे पत्थर में बदल गया, जिसे शिंगकून ने हाथ के इशारे से बस की तरफ फेंका। वह पत्थर चमकदार रोशनी से दमक रहा था। एक ही वार में बस उनके पास पहुंचने से पहले ही 2 हिस्सों में बंट गई और चिंगारियां बिखर गईं। बस का आधा हिस्सा जिंगकून के सामने रुक गया। नकाबपोश व्यक्ति घबरा गया। उसने वह अग्नि आधारित अलौकिक क्षमता नहीं देखी थी जिसका यंग मास्टर फैन ने जिक्र किया था। इसके बजाय उसने सोने की क्षमता महसूस की। बस का हिस्सा जिसमें ड्राइवर की सीट थी, संतुलन खोकर उनके पास से चीखते हुए गुजरा, चिंगारियां बिखेरते हुए, जिससे उन्हें ड्राइवर को पहचानने का मौका मिला। उस आदमी का दिमाग उलझा था। वह बस 3 सितारा ट्रांसेंडेंट है, लेकिन यह कैसे संभव है? नकाबपोश व्यक्ति गुस्से में था, समझ नहीं पा रहा था। उसका कदम सरल था। थोड़ी सोने पर आधारित शक्ति का उपयोग किया, फिर भी वह इतनी धातु संघनित कर सकता था। आदमी तुरंत ड्राइवर की सीट से कूदा, बस के फटने या किसी अज्ञात चीज से टकराने से पहले। यह कठिन था। उसी समय नकाबपोश के हाथ से एक चमकदार लाल आग की गेंद निकली। उसकी आंखों में हत्या का इरादा था। जब उसने सोचा, जैसा कि सोचा था, मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता था कि वह उसे मार डाले। लगता है इस मिशन को पूरा करने में यंग मास्टर फैन को प्रयास करना होगा। अनंत फूल की साधना, मदद के लिए धन्यवाद। इन दिनों में मेरी शक्ति ने तेजी से प्रगति की है। नकाबपोश ने तुरंत हमला करने के लिए हाथ लहराया और दृश्य तुरंत लाल अग्नि के नरक में बदल गया। अभ्यास का सही समय। अचानक उसने आग के घेरे में हलचल महसूस की और चौंक गया। लपटें कट गई थीं। जैसे ही उसे एहसास हुआ, जिंगकून की आकृति उसके सामने आई और उसने हाथ घुमाया। उसके सिर को बिजली की तेजी से धातु की किरण ने भेद दिया, जो सीधे उसके मंदिर के पार चली गई। नकाबपोश व्यक्ति के सिर से खून बह रहा था। उसका शरीर स्थिर था, आंखें चौड़ी और गुस्से से भरी थीं। यह 3 सितारा ट्रांसेंडेंट कैसे? शिंगकून ने संतोष से सुनहरे दस्तानों को देखा और सोचा कि यह मानव निर्मित ट्रांसेंडेंट उपकरण है। ये दस्ताने चीट आइटम जैसे हैं, जिनमें 9 परिष्कृत ट्रांसेंडेंट जीन हैं। हालांकि यह मेरे ट्रांसेंडेंट जीन जितना अच्छा नहीं है, पर कुछ न होने से बेहतर है। जब मैं 10 के लिए पर्याप्त जुटा लूंगा तो मायरड स्वॉर्ड स्टार चार्ट बनाना शुरू कर सकता हूं। बिल्कुल बुरा नहीं, ये मेरी ताकत के लिए काफी है। इसके साथ ही उसने फोन किया। अरे मेरे प्रिय डीन, मैंने गलती से बस स्टॉप पर किसी को मार दिया, लेकिन वह आदमी अच्छा नहीं लग रहा था।
ये सुनकर किंगक्वे गुस्से में आ गया। क्या? हमने अभी काम शुरू किया और तुमने पहले ही किसी को मार दिया? तुमने कहा आओ मेरी मदद करो किसी को उठाने में। इसके अलावा याद रखना कि मुझे पहले अस्पताल छोड़ने के लिए कहें। मुझे लगता है वहां कुछ हो रहा है। उसने तुरंत हामी भरी। ठीक है। फोन काटने के बाद गू ने उत्सुकता से देखा। अरे तुम हत्यारे की तरह खेलते हो जो सड़कों पर मासूमों का शिकार करता है। उसे नाश्ता बनाया जा सकता है ना? शेंकुन ने उसे देखा और चुपचाप आंका। मेरे पास अभी भी कई जीन हैं जिन्हें मैंने पचाया नहीं है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। यह आदमी शायद फैन परिवार का मोहरा है। उसे डीन को सौंपने से कुछ पता चल सकता है। ये कहते ही उसकी नजरें बदल गईं और वह गंभीर हो गया। यह तो सिर्फ अस्पताल है। उस अस्पताल का ख्याल ही उसे डराता था। अपने पिछले जीवन में मैं भी वहां था, वैम्प शॉनी की बातों पर विश्वास करते हुए, और खुशी खुशी उसे मेरा खतरे का स्तर जांचने देने को तैयार था। उस दिन परीक्षा में फेल होने के अलावा कुछ खास नहीं था, लेकिन आज मुझे बुरा लग रहा है। उस समय अस्पताल के कमरे में शाम 4:30 बजे के बाद शियाओनी अस्पताल की कुर्सी पर बैठी अपनी स्वास्थ्य रिपोर्ट सुन रही थी। सामने खड़ी नर्स ने कहा, गोंग शियाओनी, आपकी ताकत साधारण व्यक्ति से 3 गुना ज्यादा है। यह बहुत असामान्य है। इसका मतलब है कि राक्षस जीन का आपके शरीर पर असर हो रहा है। उसने भौहें चढ़ाईं और उलझन में कहा, आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति में कोई समस्या नहीं दिख रही, फिर भी मुझे खेद है। जब वह बोल रही थी, नर्स ने असफल परीक्षण के लिए बॉक्स पर निशान लगाया और कहा, मैं सुरक्षा जीन परीक्षक हूं और मानवता के लिए जिम्मेदार हूं, इसलिए मैं आपको सुरक्षा परीक्षण पास नहीं करने दूंगी। शियाओनी ने ठुड्डी रगड़ी और निराशा में ओह कहा। फिर मासूमियत से मुस्कुराते हुए पूछा, ये कंडोम और टैडपोल्स जैसा है ना? मेरा कंडोम सही से नहीं बना है और इसमें ज्यादा टैडपोल्स हैं। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? नर्स ने तुरंत कहा, ज्यादा होना बड़ी समस्या हो सकती है। शियाओनी उदास बाहर आई, कपड़े खींचकर कॉलर देखा, माथे पर शिकन डालकर बोली, अगर ये बाहर नहीं निकला तो गर्भ नहीं ठहरेगा, सब ठीक है। अचानक उसकी जेब से डिंग डिंग की आवाज आई। शियाओनी ने खुशी से फोन उठाया और मुस्कुराकर बोली, दादा, मैं आपके बारे में सोच रही थी और आपका फोन आ गया। दूसरी तरफ से आवाज ने प्यार से कहा, शियाओनी, तुम आज भी हमेशा की तरह खुश और चंचल लग रही हो, है ना? क्या तुमने खतरे की परीक्षा पास की? उसकी अभिव्यक्ति नहीं बदली जब उसने थोड़ी झिझक के साथ कहा, बेशक मैं पास नहीं हुई। दादा ने धीरे से आह भरी। यह बच्ची कितनी ईमानदार है, लेकिन दादा पर भरोसा करो, तुम ठीक हो जाओगी। उन्होंने कहा, कोई तुम्हें बाद में ढूंढेगा। उसकी बात सुनो, वह राक्षस जीन की बेड़ियों से मुक्त कर सकता है। उह, फिलहाल बस एक ही स्थान है। शियाओनी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यह अद्भुत है। यह अविश्वसनीय व्यक्ति कौन है? किंगचे ने असहज होकर गला साफ किया। गंभीर रहो, किसी भी स्थिति में आपको सहयोग करना होगा। वह फिर से बड़बड़ाने और शिकायत करने लगी। लेकिन दादाजी, बस एक स्लॉट, इतने कंजूस क्यों? चिंगचे नाराज होकर फोन में चिल्लाया, जिससे वह चौंक कर पीछे हट गई। आगे और होंगे। गोंग शियाओनी, तुम क्या सोच रही हो? शियाओनी ने शरारती मुस्कान से मुस्कुराया। बाद में और भी होंगे, है ना? इस समय यांग यांग टूटी टांग के साथ व्हीलचेयर में खोया बैठा था। शियाओनी ने कहा, किसी और को इस स्लॉट की मुझसे ज्यादा जरूरत है। यह सुनकर किंगक्वे इतना चिंतित हो गया कि वह नियंत्रण खोने वाला था, चिल्लाते हुए, शियाओनी, तुम्हारी स्थिति खतरनाक है। तुम्हें इस स्लॉट की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं आपको पहले इसका उपयोग करने का कह रहा हूं। उसने एक कान ढकते हुए गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। चिंता मत करो दादाजी, मेरा आत्मनियंत्रण बहुत अच्छा है, मैं खुद को संभाल सकती हूं। वह गुस्से में अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। आपके अंदर राक्षस जिनका सबसे ज्यादा संकेंद्रण है। आप कभी भी बदल सकते हैं। अगर आपको कुछ होता है तो मैं आपकी दिवंगत बेटी का सामना कैसे करूंगा? शियाओनी आत्मविश्वास से भरी रही, उसे चंचलता से मनाते हुए। दादाजी, पापा ने कहा कि मेरा स्वभाव आप जैसा है। अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी यही करते और इस स्थान को किसी ऐसे व्यक्ति को देते जिसे इसकी ज्यादा जरूरत है। बिना सोचे समझे आपकी पोती आपकी जीवन भर की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं कर सकती। चिंगचे अब भी चिंतित था और जल्दी से उसे समझाने की कोशिश की। देंग शियाओनी, इस बार तुम्हें करना होगा। उसने अचानक फोन काटा और बेबस आह भरी। थके हुए किंगचे ने दुखी मन से प्रार्थना की, लेकिन मैं भी इस मामले का फैसला नहीं कर सकता। किंगकुन, शियाओनी एक परी जैसी बच्ची है। मैं आपसे विनती करता हूं, उसे चुने। अस्पताल के गलियारे में यांग यांग की गुस्से भरी आवाज गूंज उठी। आप क्या कर रहे हैं? अगर तुम घूरना चाहते हो तो खुलकर करो। चेन फेई और लिन दाओ भी पास में थे। यांग यांग ने शियाओनी की ओर देखा और गुस्से में बोला, धत्त तेरी, सिर्फ कुत्ते की जंजीर पहनने से तुम सोचते हो कि तुम राक्षस हो जो इंसानों को मार सकता है? लिन दाओ ने उसे शांत करने के लिए गहरी सांस ली। यांग यांग, शांत रहो। अगर तुम उसकी जंजीर तोड़ोगे तो कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा, चाहे तुम कैसे भी समझाओ। चेन फेई ने भी उसे शांत किया। इतना परेशान मत हो, हमारे पास राक्षस जीन है जिसे हम बदल नहीं सकते। यांग यांग ने भौहें चढ़ाईं और कहा, मैं राक्षस नहीं बनूंगा, मैं इस दुनिया के आगे नहीं झुकूंगा। अचानक उसने फोन पर कॉल देखी। ये उसकी बहन थी। उसने घबराकर उंगली होंठों पर रखी, सबको चुप रहने का इशारा किया। यांग यांग ने फोन उठाया और कहा, दीदी, हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने खतरे की परीक्षा पास कर ली है। मैंने दोस्त के साथ फिल्म देखने की योजना बनाई है, इसलिए आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं। अस्पताल के बाहर 3 छोटी वाली एक लंबे बालों वाली लड़की हवा में तैर रही थी। उसके चारों ओर कई मोबाइल थे। उसने खुशी से कहा, मैं दरवाजे पर हूँ। वह मुस्कान के साथ फोन स्क्रीन पर हाथ हिलाते हुए आराम से सीढ़ियों पर फिसली। दोस्तों, क्या उड़ान रोमांचक थी? इस दुनिया में आप सबके अलावा जिससे मैं फोन पर बात कर रही थी वह मेरा सबसे प्रिय है। ठीक है, आज की स्ट्रीम के लिए इतना ही। अलविदा। फिर तू उछलते कूदते अस्पताल की ओर बढ़ी, अपने छोटे भाई से मिलने के लिए उत्सुक। अचानक उसके पैरों के नीचे सीढ़ियों में दरारें दिखाई देने लगीं और फैलने लगीं।
दरारें बढ़ती गईं और टूटने की तेज आवाज ने उसका ध्यान खींचा, जिससे वह चौंक कर रुक गई। हा हा। तूने पीछे मुड़कर देखा। सीढ़ियां जमीन और पत्थरों की गर्जना के साथ टूट गईं। दृश्य तेजी से ढंस गया, जिससे वह घबरा गई। क्या हो रहा है? क्यों मुझे ऊपर क्यों फेंका गया? तुरंत बाद उसे समझ आया कि वह नहीं हिल रही थी, बल्कि अस्पताल डूब रहा था। इस आपदा को अनफोल्ड होते देख तूने निराशा से अपने भाई की ओर देखा और घबराकर चिल्लाई, ओह नहीं! यांग यांग! अस्पताल परिसर ध्वस्त होकर जमीन में गड्ढा बन गया। तूने घबराकर ऊपर देखा। अस्पताल कितने मीटर धंस गया है। यह बुरा है। गड्ढे के ऊपर जहां अस्पताल गिरा था, बड़ी चट्टानें मिट्टी की दीवारों के किनारे गिरने को तैयार थीं। फिर छोटे बड़े पत्थर लगातार गिरने लगे, जो टुटू के लिए डरावना दृश्य था। चट्टान की दीवारें गिर रही थीं। पत्थरों की बारिश टुटू के सामने हो रही थी, जबकि वह सदमे में थी। अस्पताल दफन होने वाला है। अचानक नीचे से चीखें आईं, मदद करो! टुटू ने खुद को शांत किया और नीचे देखा। वहां 5 लोग थे। उसने जोर से चीख मारी और उसके शरीर से हरी रोशनी फूट पड़ी। उन्होंने हवा का रूप लिया, जो हरे सांप की तरह पत्थरों को घेर रही थी। नीचे 2 साधारण लोगों को कुचलने वाली बड़ी चट्टान की दीवार को हरे बवंडर ने रोका। नीचे के 3 अन्य डरे हुए लोगों के लिए भी टुटू ने हवा को नियंत्रित किया, ताकि कोई मलबा उन्हें न छू सके। उसने तुरंत चिल्लाया, लपेटो! पल भर में चट्टानें इकट्ठा हो गईं। एक गर्जना के साथ हरे सांप जैसी हवा ने सभी चट्टानों को ऊपर उठा दिया। मौके का फायदा उठाते हुए टूटू ने हवा का उपयोग करके 5 लोगों और खुद को उठाया, कांच की खिड़की तोड़कर अस्पताल में शरण ली। इसके बाद जादू हटते ही चट्टानें झरने की तरह गिरने लगीं, जिससे खिड़की के बाहर का दृश्य धुंधला हो गया। ये सब करने के बाद ही उसने ध्यान से उन लोगों को देखा जिन्हें बचाया था। वे खुशी से झूम उठे, हम बच गए। टोपी वाला युवक जमीन पर कांपती लड़की को उठाकर सांत्वना देने लगा, डरो मत, घबराओ मत, क्लियरर्स हमारी रक्षा करेंगे। यह सुनकर टूटू ने कहा, यहां से जल्दी निकलो, बाकी तुम्हारे ऊपर है, मुझे कहीं और जाना है। अन्य युवा घबराए, आप कहां जा रहे? आपके साथ हम सुरक्षित रहेंगे। टूटू ने हिचकिचाते हुए अंदर बेचैनी महसूस की। मुझे 18वीं मंजिल पर जाना है, पहले युवक डर से बोला। 8वीं मंजिल? कंचू सिटी के पहले अस्पताल का मॉन्स्टर जीन डायग्नोस्टिक्स विभाग। वहां वही जाते हैं जिनमें मॉन्स्टर जीन होता है और अजीब लक्षण दिखते हैं। उसका चेहरा डर से सफेद हो गया जब उसने रोकने की कोशिश की। नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकती। अभी अगर तुम अंदर जाओगी तो क्या फायदा? ऐसी स्थिति में कोई भी डर और घबराहट महसूस करेगा। वहां सब राक्षस बन चुके होंगे। टुटू ने असहमति जताई, नहीं, वे नहीं बने। मेरा यांग यांग खुद को संभाल सकता है। अचानक पहले से घबराई छोटी बालों वाली लड़की से एक अजीब आवाज आई। कुछ गड़बड़ देखकर बाकी युवा लोग भागे, चिल्लाते हुए। वह आवाज राक्षस जीन धारकों की गर्दन में लगी ट्रैकिंग चिप से आ रही है। यह महिला राक्षस जीन वाहक है, वह राक्षस बनने वाली है। टुटू ने ध्यान से देखा, जबकि युवा व्यक्ति ने जोर दिया, उसे जल्दी खत्म करो। आप क्लीनर हैं? काम है राक्षसों का सफाया। टुटू ने भौहें चढ़ाईं और ठंडे स्वर में कहा, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं तुरंत कदम उठाऊंगा। अगर वह राक्षस बन गई तो खुद को नहीं संभाल पाएगी। टोपी वाला युवक लड़की को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उसे दिलासा दे रहा था। श्याओयिंग, डरो मत, हम ठीक रहेंगे। प्रिय, इसे संभालने की कोशिश करो, हार मत मानो। हालांकि वह कांपती रही और उसकी गर्दन पर नीली नसें उभर आईं। फिर टुटू के डर से उसकी मांसपेशियां फूल गईं और धूसर काले हो गईं। उसका शरीर बड़ा हो गया और उसके मुंह में जानवर जैसे दांत आ गए। युवक निराशा में चिल्लाया, आह नहीं! उसकी गर्दन पर नीली नसें उभर आईं। युवक, जो सदमे को सहन नहीं कर पा रहा था, राक्षस में बदलने लगा, जिससे बाकी लोग डर कर भाग गए। आह, वह आदमी भी राक्षस है। टुटू ने कोई और विकल्प न होने पर दुखी मन से कहा, माफ करना। उसने तुरंत अपनी शक्ति को क्षैतिज एसएल में छोड़ा और सामने का दृश्य लाल सागर बन गया। डरा हुआ युवक फिर चिल्लाया, अपने अधिकारी को मनाने की कोशिश में, क्लियरर, आपने स्थिति देखी है। वे सिर्फ साधारण राक्षस जीन वाहक थे और फिर भी राक्षस बन गए। 18वीं मंजिल के लोग तो असामान्य राक्षस जीन वाहक हैं। कोई चमत्कार नहीं होगा, इसलिए तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। टुटू का चेहरा दृढ़ था जब उसने कहा, और कुछ मत कहो, मैं वहां जा रही हूं चाहे कुछ भी हो। कुछ लोग बचे होंगे, क्लियरर्स अस्पताल में उनकी रक्षा कर रहे होंगे। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें ढूंढने में मदद करूंगा। वे तुम्हें यहां से निकाल देंगे, चिंता मत करो। बचाव दल जल्द आएगा, सब ठीक रहेगा। इस बीच एक कार सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी। किंग कुन अंदर बैठे थे, नान्युए ट्रांसेंडेंट अकादमी के डीन के रूप में शिकायत कर रहे थे, आपकी कार बेकार है। जब तक हम अस्पताल पहुंचेंगे अंधेरा हो जाएगा। किंगचे फोन पर बात कर रहे थे, चिंता का समय नहीं है, मुझे खबर मिली है कि अस्पताल गिर गया है। शिंगकुन समझ नहीं पाए। आह, उनके चेहरे पर खाली भाव था। क्या आप गंभीर हैं? अस्पताल अचानक जमीन में धंस गया। उसने स्थिति संक्षेप में बताई, जिससे कार में सभी चौंक गए। क्लियरर मुख्यालय कारण की जांच कर रहा है। अब तक उन्होंने सिर्फ यह पाया है कि यह एक बड़े क्षेत्र को कवर करने वाला धंस साफ था। हालांकि अस्पताल अब तक बिखरा नहीं है और नीचे की मिट्टी और चट्टान की परतें भी नहीं गिरी हैं, लेकिन स्थिति अब भी गंभीर है। जीवन डिटेक्टरों के अनुसार अस्पताल में हताहतों की संख्या अब भी ज्यादा नहीं है। कुछ राक्षस जीन वाहकों के राक्षसों में बदलने के अलावा वास्तव में राक्षस गतिविधि के कोई संकेत नहीं हैं।
उस भयानक दृश्य के बीच कार धीरे धीरे तेज हुई। क्लियरर मुख्यालय ने एक टीम को पानी की आपूर्ति प्रणाली में घुसपैठ कर अस्पताल में लोगों को बचाने का आदेश दिया है। शांगकुन, उम्मीद है कि आप इस मिशन को स्वीकार करेंगे ताकि शियाओनी और मॉन्स्टर अकादमी के छात्रों को बचाया जा सके। मुझे यकीन है कि शियाओनी और उसके दोस्त आपके पहुंचने तक टिके रहेंगे। लेकिन शिंगकुन का चेहरा गंभीर था, क्योंकि उसने सोचा कि यह अस्पताल का ढहना मेरे पिछले जीवन में नहीं हुआ था। इससे पहले मुझ पर हुए हमले के साथ कुछ गड़बड़ है। फिर कार ने तेजी से गति पकड़ी। उसने तुरंत कहा, डीन, समझता हूं, लेकिन मेरे साथी झाओ शेंग और झाओ शाओदाओं को भी भेजें। साथ ही एक और व्यक्ति उधार चाहिए। किंगचे ने उत्सुकता से पूछा, कौन? उसी समय कैफेटेरिया में शाओदाओ घबराहट में झाओ शेंग के पास दौड़ी, चिल्लाते हुए, भैया भैया, ये बुरा है। शाओदाओ का चेहरा चिंता से भरा था जब उसने कहा, मुझे अजीब लग रहा है। कितना भी खा लूं पेट नहीं भरता। मैंने 30 बंस खा लिए, पूरे 30। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं झाओ दादाओ बन जाऊंगा। झाओ शेंग वहीं बैठे थे। उनकी मेज पर कई खाली कटोरे थे। शियाओदाओ ने हैरानी से पूछा, हाँ, तुमने कितना खा लिया? उसने चेहरा घुमाया, भरे गाल दिखे और मुंह में भरे खाने के साथ दर्द से बोला, शाओदाओ, अगर ऐसा ही चला तो हम दिवालिया हो जाएंगे। ये अजीब है, मैं इतना भरा हूं कि मर सकता हूं, फिर भी पेट खाली लगता है। उसने रिपोर्ट जारी रखी, भैया, मेरे शरीर में अलौकिक जीन भी तेजी से बढ़ रहे थे। फिर मैंने जीवन शक्ति अमृत की एक बोतल पी और आश्चर्यजनक रूप से इससे भूख कम हो गई। झाओ शेंग हैरान और थोड़ी दिलचस्पी से भरे थे। जीवन शक्ति अमृत? फिर अचानक कुछ याद आया और वे गुस्से में आ गए। मुझे याद आया, वह चोर जिसने मेरी जीवन शक्ति औषधि चुराई थी। भूखे शेर की तरह उसकी नजर पूरे कमरे में घूमी। मुझे इसे वापस लेना होगा। यह सुनकर शाओदाओ ने उसे रोका। हाँ भाई, रुको, उसने समझाया, हमारी भूख ही नहीं, ताकत भी बढ़ी है, इसलिए ध्यान रखें कि कोई घायल ना हो। झाओ शेंग, जैसे एक जॉम्बी, सुनने को तैयार नहीं था और पहले ही भटक चुका था, उसे उलझन भरी नजर के साथ छोड़कर। भाई रुको। अचानक वो यान सामने आया और रास्ता रोक दिया। भाई झाओ, 1 मिनट सुनो, मुझे कुछ कहना है, उसने गंभीरता से कहा। शिंगकुन की टीम छोड़ दो, सुनो। झाओ शेंग ने नहीं सुना, उसे धक्का दिया। हटो, भूखा हूं, परेशान मत करो। वो यिन फिर भी पीछे भागते रहे, जिद्दी होकर मनाने की कोशिश में। भाई झाओ, भले ही आपने सुपरनोवा जीता, इसका मतलब यह नहीं कि आपके पास सुपरनोवा की पूरी ताकत है। आप जागृत हुए क्योंकि शिंगकुन ने आपको जीवन शक्ति औषधि दी, है ना? शिंगकुन की नीयत अच्छी थी, लेकिन उसने फैन परिवार को दुश्मन बना लिया। फैन परिवार से टकराने वालों का अंजाम अच्छा नहीं होता। उसने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, बस चुपचाप इस अजीब शख्स को देखता रहा। यू शेंग और वह व्यक्ति पास बैठे थे, झाओ शेंग को तिरस्कार से देख रहे थे। वह व्यक्ति मुझे क्यों घूर रहा है? यू शेंग ने उकसाते हुए कहा। एक साधारण छात्र जिसके पास सिर्फ 29 असाधारण जीन हैं। तुम मेरे आदमियों के साथ क्या करने की सोच रहे हो? वो यिन ने अपनी सच्ची विनती जारी रखी। हम तो बस आम लोग हैं। हम जागृत हैं, फिर भी उन लोगों से नहीं मिल सकते जिनके पास प्रतिभा और संबंध है। यू शेंग को यंग मास्टर फैन का समर्थन है और उसे जीवन सार की अच्छी आपूर्ति मिली है। वह तारा चार्ट बनाने लगा है, वह चुना गया है। आप? झाओ शेंग ने उसे अनदेखा किया और मक्खी को देखते हुए पूछा, क्या आप अपने आदमियों के लिए मुझे जीवन सार से मुआवजा देंगे? चेहरे पर विजयी मुस्कान के साथ उसने जीवन सार की 2 शीशियां निकाली और उपहास से मुस्कुराया। क्या यह आदमी दिमाग से खाली है? मैं दे सकता हूं, पर तुम लेने की हिम्मत करते हो? झाओ शेंग ने बिना समय गंवाए मुक्का उठाया, जिससे वो यिन उसे रोकने दौड़ा। झाओ शेंग, हमारी वर्षों की सहपाठिता के कारण मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूं, यू शेंग ने अवरोध बनाते हुए चुनौती दी। अगर हिम्मत है तो पहले मेरे जल गोले को तोड़ो। वो यिन ने निराशा में जोर से चिल्लाया। यह वास्तविकता है, शक्ति और प्रभाव के सामने कुछ नहीं टिकता। बेशक कोई चमत्कार नहीं होगा जो हमें बचा सके। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, झाओ शेंग ने एक मुक्का मारा, जिससे रक्षात्मक परत उड़ गई और यू शेंग का चेहरा बिगड़ गया। वह अपनी मुट्ठी देखकर चिंतित हुआ। मैं इतना ताकतवर कैसे? झाओ शेंग ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ मैंने खुद को समय पर रोक लिया, नहीं तो उसे टुकड़े कर देता। वो यिन कुछ कहने वाले थे, पर चुप हो गए। हाँ, यू शांग दर्द में हकलाते हुए बोले। असंभव। लेकिन वह फिर भी जिद्दी बने रहे, बकवास करते रहे। भले ही तुम लड़ाई जीत लो, तुम हमारे समूह में नहीं आ सकोगे। तुम तोप के चारे जैसे रह जाओगे। तभी शांगुआन कोई दरवाजे पर आईं, पुकारते हुए, झाओ शांग, झाओ शाओताओ। उन्हें देखकर उसने कहा, मुझे पता था कि तुम यहां होगे। चलो, शिंगकुन ने मिशन के लिए बुलाया है। जीवन सार की 2 शीशियां सुरक्षित करने के बाद झाओ शेंग खुशी से शांगुआन क्यूई से मिलने गई। कैफेटेरिया में सब चुपचाप आश्चर्य में फुसफुसा रहे थे। नान्युए में सबसे शक्तिशाली अलौकिक और अकादमी के संरक्षक, स्वर्ग के इस प्रिय शिशु शांगुआन कुई वास्तव में झाओ भाई बहनों की खोज में आए थे। वो यिन चुपचाप खड़ा था, दिल में नाराजगी और जलन थी। धीरे से उन्हें कोस रहा था। मैंने गलत नहीं चुना। मेरे जैसे साधारण लोग जैसे तैसे जी सकते हैं। तुम सफल नहीं होगे। तुम जरूर असफल होगे। तुम तोप के चारे बनोगे, शक्ति से कुचले गए दयनीय कीड़े। शियाओनी अस्पताल की लॉबी में खड़ी थी, हाथ कमर पर रखकर कैप्टन शियाओ की ओर मुड़ी। कैप्टन शियाओ, आप हमेशा इतनी जल्दी में क्यों रहते हैं? उसने मुस्कान के साथ शांत स्वर में कहा। आराम से रहो, हमेशा ऐसा मत लगो जैसे लड़ाई के लिए तैयार हो। हम इतनी जल्दी राक्षस नहीं बनेंगे। कैप्टन शियाओ ने भौहें चढ़ा लीं। उसके चेहरे पर सियाओनी की बातों से असंतोष था। जब उसने कहा, आप सब समय बम की तरह हैं, मैं लापरवाही से अपनी सुरक्षा नहीं छोड़ सकता। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी थीं और चेहरा गंभीर था जब उसने तीव्र दृष्टि से चेतावनी दी, जिसने वहां मौजूद सभी को प्रभावित किया। क्योंकि यह मंजिल राक्षस जीन वाहकों से भरी है।
चाहे उनके पास कितने भी कम राक्षस जीन हों, अगर कोई राक्षस उन्हें काट ले तो वे भी बदल जाएंगे। उन्होंने कहा, उन संभावित खतरों की बात करते हुए जो कभी भी फूट सकते हैं। यहाँ नर्स और डॉक्टर भी हैं, उन्हें खतरनाक माहौल में काम करने के लिए सब्सिडी मिलती है, फिर भी वे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनका जीवन बहुत कीमती है, आप जैसे राक्षस जीन वाहकों के विपरीत। कप्तान शियाओ ने कहा, अगर यह मुझ पर होता तो मानवता के लिए मैं राक्षस बनकर हर राक्षस जीन वाहक को खत्म करने का विकल्प चुनता, ताकि खतरा हमेशा के लिए खत्म हो सके। शियाओनी चुपचाप खड़ी उसकी बात सुन रही थी। अचानक उसने गाली दी, तुम वाकई असभ्य हो। बोलने के बाद उसने आह भरी। शियाओनी अचानक मुड़ी, उसके चेहरे पर शानदार मुस्कान खेल उठी। उसका पूरा अस्तित्व सफेद चांदनी की तरह चमक रहा था। जैसे ही उसने यांग यांग की ओर देखा और जल्दी से कहा, पीले यांग यांग, देखो अब मेरे पास भी यह कॉलर है, हम दोनों कूल हैं। जब मेट्रो लेंगे मस्त रहो और जैसे हो वैसे रहो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारा हौसला बढ़ाते हुए वह अचानक उसकी ओर बढ़ी। उसके शब्दों ने उसे चौंका दिया और वह समझ नहीं पाया। अरे क्लास मॉनिटर, लेकिन अगर मैं बस पागल हो रहा हूं तो आप मेरे लिए चीयर क्यों करेंगी? यांग यांग का सवाल सुनते ही उसने दोनों हाथों से उसका चेहरा दबा दिया। शियाओनी की मुस्कान चमकदार थी, स्वर में लाड़ था। अरे शर्माने की क्या बात है, यही तो इसे मजेदार बनाता है। हमारे आसपास लोग हैं जो हमसे प्यार करते हैं। जब तक आसमान नहीं गिरता हमें खुद को संभालना होगा। उसने बताया कि दाखिले के बाद से हमारा एकमात्र कोर्स मन और आत्मा की साधना है। शियाओनी की बात खत्म होते ही अस्पताल अचानक अंधेरे में डूब गया। चारों ओर की जगह बदल गई, खतरे का संकेत था। आसपास का क्षेत्र जैसे गुरुत्वाकर्षण खो चुका था। जब शियाओनी जमी हुई थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है, किसी ने डर से चीख मारी, अरे क्या यह भूकंप है? यह भारहीनता का एहसास क्या है? क्या हो रहा है? किसी ने, जो समझता था, कहा, मुझे मत बताओ। अस्पताल की छत में बड़ा छेद खुल गया, दीवार के टुकड़े गिरने लगे। देख रहे हो? किसी ने डर से पूछा। सच में गिरा, धरती और पत्थर गिरने लगे, जिससे शियाओनी और यांग यांग डर गए। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि वे कुछ कर नहीं सके। पत्थर उन पर गिरे और वे उड़ गए। शियाओनी चट्टान से टकराई, उसकी दृष्टि धुंधली हुई और उसे कुछ नहीं पता चला। एक महिला। बेहोशी के बाद शियाओनी ने आवाज सुनी और आपातकालीन लैंप की रोशनी देखी। सिर की चोट के दर्द से उसका चेहरा सिकुड़ गया। उसने कर्कश आवाज में पूछा, मैं कितनी देर बेहोश रही? वह उठी और बैठ गई। कैप्टन शियाओ को सामने देखा, उनके हाथों में आग थी। हैरान होकर पूछा, आप क्या कर रहे हैं? सवाल सुनकर उन्होंने गंभीरता से भौहें चढ़ाई और समझाया, ऐसे बड़े हादसे में तुम्हारा होना खतरा है, खासकर तुम, गोंग झाओनी। शायद दूसरों को न पता हो, लेकिन मुझे पता है। जैसे ही तुम राक्षस बनोगे, सुरक्षा कॉलर का झर बेकार होगा। यह सुनकर शियोनी मुस्कुराई और दूसरों को शांत किया। सब लोग शांत रहे। जब तक मैं यहां हूं, आप आराम कर सकते हैं। वह घुटनों को मोड़कर आगे झुकी, चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। कप्तान शियाओ, हमने खास प्रशिक्षण लिया है, हम नियंत्रण नहीं खोएंगे, इसलिए आराम करें। दूसरी ओर, आप अव्यवसायिक हो रहे हैं। इन राक्षस जीन वाहकों को, जो नाजुक स्थिति में हैं, क्यों उकसाते हैं? आपका एकतरफा निर्णय आपको जरूरी ध्यान से वंचित करेगा। शियाओनी से एक खतरनाक आभा निकल रही थी। उसकी उपस्थिति ने जैसे हवा खींच ली। बाकी लोग गले पकड़ने लगे, सांस नहीं ले पा रहे थे। सांस लो, मेरी बहन को चिंता नहीं होने दे सकता। बहन को चिंता नहीं होने दे सकता, अब और नहीं सह सकता, मदद करें, शियाओनी ने कहा। इस तरह तुम और गिरोगे। इससे पहले कि वह पूरी बात कहती, एक राक्षस नीली आंखों और भयानक चेहरे के साथ कैप्टन शियाओ के पीछे आया और उसके कंधे पर काट लिया। उसके 11 हाथों ने सीने को चीर दिया, दूसरा पेट में गहराई तक धंस गया, जिससे खून का फव्वारा फूट पड़ा। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि वह लड़ाई भी नहीं कर पाया। मैंने ध्यान नहीं दिया। निम्न स्तर के राक्षस जीन वाहक जल्दी राक्षस बन जाएंगे। यह देखकर शियाओनी और बाकी लोग डर से चीख उठे। कप्तान को खा लिया गया। राक्षस उसे निगल रहा था, खून बिखरा था। यांग यांग यह देख कांप उठा। उसने भौहें तनी और चिल्लाया, हमें तुरंत निकलना है। वह 3 सितारा अलौकिक था। राक्षस उसे पचाएगा तो और विकसित होगा। उसने नर्सों की ओर इशारा किया, जल्दी करो, नर्स स्टेशन में छिप जाओ। स्टेशन के कांच के दरवाजे और खिड़कियां बुलेट प्रूफ हैं और नर्सों के पास आत्मरक्षा के लिए बंदूकें हैं। 2 नर्सें उसकी चिल्लाहट से चौंकीं। बंदूक वाली महिला नर्स ने उसकी ओर देखा, माथे पर शिकन डाली और जबड़े को कसते हुए सिर हिलाया, यह बताने के लिए कि वह उन्हें वहां शरण नहीं देगी। चेन फेई पसीने से तर चेहरा लिए शियाओनी के पीछे खड़ा था और चिंतित होकर बोला, वे हमें अंदर नहीं जाने देंगे। तभी किसी और ने डर से चीख दी,